डैड, मेरी मदद करो। ये क्या? ये छोटा सा बच्चा मुझे डैड क्यों बुला रहा है? हमारा तो रंग और प्रजाति भी एक जैसी नहीं है। ऊपर से मुझे एक ब्लैक टाइगर के रूप में पुनर्जन्म लिए हुए अब 2.5 साल हो चुके हैं और मैंने खुद को विकसित करने वाला सिस्टम जगा लिया है। हर एक दिन सिर्फ ट्रेनिंग ही चलती रहती है। मेरे पास किसी सफेद बाघिन के साथ चुपके से घूमने का समय ही नहीं था। सत्यानाश हो! क्या सच में राया की नई जिंदगी इसी तरह गुजरने वाली थी? क्या उसका अंत सच में भेड़ियों का खाना बनकर होने वाला था? अपनी पिछली जिंदगी में वो इंसानों की महारानी थी। भूतिया कबीले के खिलाफ युद्ध के दौरान उसके अपने ही लोगों के बड़े अधिकारियों ने उसे धोखा दिया था। एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके उसने अपनी आत्मा को बचा लिया और इस नन्ही सफेद बाघिन के शरीर में दोबारा जन्म लिया। लेकिन क्योंकि उसके शरीर के बाल बिना किसी धारी के एकदम सफेद थे, इसलिए पैदा होने के कुछ समय बाद ही उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था, इससे पहले कि वो संभल पाती। जंगली भेड़ियों के एक झुंड ने उस पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। भेड़ियों को पास आते देख राया गुस्से और चुनौती से भर गई। हालांकि वो चारों तरफ से घिरी हुई थी, पर एक पूर्व महारानी का गर्व उसे यूं ही मौत का इंतजार नहीं करने दे सकता था। उसने अपने पंजे जमीन में गड़ा दिए और अपनी नजरें पूरे झुंड पर घुमाईं, बचने के किसी भी मौके को पागलों की तरह ढूंढने लगी। तभी एक दुबला पतला भेड़िया बगल से रेंगते हुए आया और अचानक सीधे राया पर झपटा। राया ने गुर्राने की आवाज सुनी और घूम गई। एक भेड़िया उसकी आंखों के सामने था, जो हर पल बड़ा होता जा रहा था। उसके अंदर निराशा की लहर दौड़ गई। क्या सच में ये अंत था? एक महान महारानी दोबारा पैदा हुई तो सिर्फ एक भेड़िए के जबड़ों में मरने के लिए। उसके पास अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी था। अपनी शक्ति वापस पाना, फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचना, गद्दारों को अपने पैरों तले कुचल देना और अपने हाथों से हर एक दुश्मन को खत्म करना। लेकिन जब भेड़िए के दांत उसकी तरफ बढ़ रहे थे तो वो सब सिर्फ एक सपने जैसा लग रहा था। राया हार मानने ही वाली थी। अचानक उसकी आंखों के सामने से एक काला सा साया तेजी से निकला, इतनी तेज जिसकी कल्पना न की जा सके, जिसे रोका न जा सके। पलक झपकते ही विशाल जबड़ों ने भेड़िए के गले को जकड़ लिया। कड़क! वो भेड़िया जो उस पर झपट रहा था ढेर हो गया, उसकी गर्दन कुचल दी गई थी। मेरा विशाल और ताकतवर शरीर उन भेड़ियों के झुंड के सामने एक राक्षसी देवता की तरह खड़ा था। मेरे अंदर से निकलने वाले जबरदस्त दबाव ने हर भेड़िए को अपनी जगह पे जमा दिया। 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद मैं मीलों दूर तक के हर जीव के लिए एक बुरा सपना बन गया था। झुंड के सरदार की आंखों की पुतलियां एक पल में सिकुड़ गईं। वो लड़खड़ा गया, खौफ के मारे लगभग गिरने ही वाला था। मैं बिजली की तरह हिला, इतनी तेज कि आंखों से देखा भी न जा सके, और एक ही वार में एक भेड़िए को जमीन पर पटक दिया। फिर मैंने दूसरे के साथ भी वही किया। इससे पहले कि वो चीख पाता, एक ही बार में उसकी गर्दन तोड़ दी। ओह! सरदार ने एक लंबी और बेबस चीख मारी और बिना पीछे मुड़े भाग गया। बाकी झुंड, जो और भी ज्यादा डरा हुआ था, हर दिशा में बिखर गया। घटिया! उनमें वापस लड़ने की हिम्मत तक नहीं थी। मैंने अपने मुंह से भेड़िए का मांस थूका। मेरे चेहरे पर नफरत साफ थी। ये भेड़िए जंगल में ऐसे अकड़कर चलते थे जैसे ये सब इनका ही हो। लेकिन जैसे ही इनका सामना एक असली शिकारी से हुआ, ये बिखर गए। इससे पहले कि राया समझ पाती कि क्या हुआ है, भेड़िए जा चुके थे। वो जमसी गई थी। उसकी गोल आंखें पूरी फटी हुई थीं, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे बचा लिया गया है। मुझे सच में बचा लिया गया। कितना खूंखार टाइगर किंग है। मैंने अपना सिर झुकाया और नीचे राया की तरफ देखा। मेरी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। इस छोटी सी जान ने वहां सच में बहादुरी दिखाई थी। यहां बिताए मेरे इन सालों में दूसरे जानवर मेरे पास आने की हिम्मत तक नहीं करते थे। मेरी आंखों में आंखें डालना तो दूर की बात है। फिर भी इस नन्ही सफेद बाघिन को कोई डर नहीं था। वो बिना पलक झपकाए सीधे मुझे ही देख रही थी। मेरी नजरों के सामने राया अपनी घबराहट को रोक नहीं पा रही थी। उसका छोटा सा शरीर थोड़ा कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। बुरा नहीं है नन्ही जान, जीती रहो। मैंने राया की तरफ देखा। मेरी आंखों में उसके लिए खामोश मंजूरी थी। फिर मैंने एक भेड़िए की टांग तोड़ी और उसके सामने डाल दी। उसमें से अभी भी खून टपक रहा था और कच्चे मांस की तेज महक आ रही थी। रुको! राया अपनी सोच से बाहर आई, उस भेड़िए की टांग को देखा और फिर जितनी जल्दी हो सके लंगड़ाते हुए मेरे पीछे चल दी। उसके कदम डगमगा रहे थे, लेकिन उनमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। मैं रुका और हैरान होकर राया की तरफ पीछे मुड़कर देखा। क्या तुम्हें कुछ चाहिए नन्ही जान? मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, राया ने कहा। उसकी आवाज उम्मीद से भरी थी। वो जानती थी कि इस जंगल में अकेले बचने का उसका कोई असली मौका नहीं है। वो तो भेड़ियों के एक झुंड से भी नहीं लड़ सकती थी। अगर किस्मत उसे मेरे पास न लाती तो वो अब तक मर चुकी होती। वो जानती थी कि किस्मत हमेशा साथ नहीं देगी, इसलिए उसे इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना था। टाइगर किंग को उसे अपने साथ रखने के लिए मनाना था, ताकि उसे जिंदा रहने का एक मौका मिल सके। मैंने थोड़ी भौहें सिकोड़ी।
मेरे साथ आओगी? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? राया ने अपना सिर झुका लिया और जितना हो सके उतना मासूम और लाचार चेहरा बनाया। मेरे शरीर के बाल दूसरों से अलग हैं, इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे भगा दिया। मैं 3 दिनों से भूखी हूं। उसने अपना नाटक जारी रखा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे शर्म महसूस हो रही थी। वो कभी एक ऐसी महारानी थी जिसके पास अनगिनत लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला करने की ताकत थी, और अब वो किसी की दया पाने के लिए एक दुखी नन्हे बच्चे का नाटक कर रही थी। उन बातों ने सीधे मेरे दिल पर चोट की। मेरे अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गईं, जब मुझे भी मेरे माता पिता ने छोड़ दिया था और मैंने अकेले ही अपनी जिंदगी की जंग लड़ी थी। मेरे अंदर सहानुभूति की एक लहर उठी। मुझे लगा था कि मेरे साथ बुरा हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई और ऐसा मिलेगा जो इसी रास्ते से गुजरा हो। ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकती हो। वैसे भी यहां बाहर बहुत अकेलापन रहता है, किसी का साथ मिल जाए तो बुरा नहीं है। मेरी इजाजत मिलते ही राया सावधानी से मेरे पीछे चलने लगी। मेरे विशाल शरीर के बगल में उसका छोटा सा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे किसी दानव से कोई छोटा सा खिलौना लटका हो। चलते समय राया बड़े गौर से मुझे देख रही थी। मेरे जबड़ों में 2 मरे हुए भेड़िए लटके हुए थे। फिर भी मैं पहाड़ियों और नदियों को इतनी आसानी से पार कर रहा था जैसे कि रास्ता बिल्कुल सीधा हो। आमतौर पर मैं कुछ ही समय में अपने इलाके में वापस पहुंच जाता, लेकिन एक घायल नन्ही सफेद बाघिन के साथ होने की वजह से मेरे पास उसके लिए बार बार अपनी रफ्तार कम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस जीव ने ऊर्जा के जागने और अवेकनिंग से पहले ही इतना ताकतवर शरीर कैसे बना लिया? हालांकि उसका पुनर्जन्म हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, पर राया को यकीन था कि वो अभी भी उसी दुनिया में है जहां वो अपनी पिछली जिंदगी में थी। इस दुनिया में 2 सूरज थे, 2 सूरज एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, एक पास और एक दूर। जमीन से देखने पर पास वाला सूरज दूर वाले सूरज के अंदर लिपटा हुआ दिखाई देता था। अगर आप ध्यान से न देखें तो इसे पहचानना मुश्किल था। और फिर वहां चांद था। रात में ये गहरे बैंगनी रंग का चमकता था, जो धीरे धीरे और भी चटक बैंगनी हो जाता, और फिर वही सिलसिला बार बार चलता। उसे बस ये नहीं पता था कि ऊर्जा के जागने में अभी और कितना समय है। बिना उस ऊर्जा के उसकी पिछली जिंदगी की सीखी हुई कोई भी तकनीक काम की नहीं थी। तब तक के लिए उसे लगा कि उसके पास इस ब्लैक टाइगर के साथ रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा था जब मुझे अचानक एहसास हुआ कि नन्ही सफेद बाघिन पीछे छूट गई है। मैं रुका और पीछे मुड़कर देखा। राया बहुत दर्द में लंगड़ाते हुए चल रही थी। उसकी रफ्तार बहुत ही धीमी थी। उसकी पिछली टांग पर गहरा घाव था। खून लगातार निकल रहा था, जिससे उसके आसपास के सफेद बाल गहरे लाल हो गए थे। बहादुर नन्ही जान, असली हिम्मत। उस नन्ही सफेद बाघिन के लिए मेरे मन में इज्जत और बढ़ गई। ये सुनकर राया ने गर्व से अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठा ली। ऐसा छोटा सा घाव, जब वो महारानी थी तब एक बार उसका पूरा हाथ कट गया था और वो दर्द से एक बार भी नहीं चिल्लाई थी। उसने अपना चेहरा थोड़ा और ऊपर किया। उसकी बड़ी आंखों में एक शांत गर्व सा था। वो भले ही एक नन्ही बाघिन का बच्चा थी, लेकिन उसके अंदर की महारानी अभी भी वहीं थी। मैंने राया की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। तुम इस तरह बहुत धीरे चल रही हो नन्ही जान, ऊपर आ जाओ। मैं नीचे झुक गया। पल भर की हिचकिचाहट के बाद राया मेरी पीठ पर चढ़ गई और उसे तुरंत एहसास हुआ कि मेरा शरीर कितना ताकतवर है। वो सोचने पर मजबूर हो गई, ये टाइगर हर दिन ऐसा क्या करता है जिससे इसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत हैं? महारानी के रूप में उसने हर तरह के योद्धा देखे थे, लेकिन ऊर्जा जागने से पहले ही कोई टाइगर शारीरिक रूप से इतना शक्तिशाली हो सकता है, ऐसा उसका सामना कभी नहीं हुआ था। मैं खड़ा हो गया। राया तुरंत चौकन्नी हो गई। उसने अपने चारों पंजों से मेरे बालों को कसकर पकड़ लिया। पकड़े रहना। इसके साथ ही मैं बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा, एक काले साये की तरह जंगल को चीरते हुए। अब उसके पीछे छूट जाने का कोई डर नहीं था। इस बार मैं अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, और उस रफ्तार ने राया की समझ को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया कि मैं क्या कर सकता हूं। 2.5 मिनट से भी कम समय में हम मेरे इलाके में पहुंच गए। वहां से एक साफ पानी का झरना बह रहा था, जिसकी कलकल आवाज आ रही थी, जहां मैं हमेशा ट्रेनिंग के बाद खुद को साफ करने आता था। यहां पहले भालू, भेड़िए और जंगली सूअर भी रहा करते थे, लेकिन मेरे आने के बाद या तो वे मेरा खाना बन गए या कहीं और चले गए। पहले अपना घाव साफ करो। मैंने अपना शिकार राया के पास रख दिया, फिर मुड़ा और वहां से चल दिया। ये मेरा इलाका था। कोई भी साधारण जानवर यहां स्नोपॉ को चोट पहुंचाने या उसका खाना चुराने की हिम्मत नहीं करेगा। राया मुझे जाते हुए देख रही थी और अपनी आंखें झपका रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये ब्लैक टाइगर इतना समझदार होगा। उसे ये भी पता था कि उसे अपना घाव साफ करने के लिए कहना चाहिए। ये टाइगर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा समझदार था। उसने सावधानी से अपनी घायल टांग झरने के पानी में डाली। ठंडे पानी से घाव में जलन हुई और वो थोड़ी सहम गई। उसने दर्द बर्दाश्त किया और धीरे धीरे घाव को धोकर साफ किया।
ऐसा करते हुए उसके दिमाग में वही सवाल बार बार घूम रहा था। ये कमजोरों का ख्याल रखता है, इसे घाव साफ करना पता है। आखिर ये ब्लैक टाइगर है क्या? थोड़ी देर बाद मैं अपने मुंह में कुछ पौधे दबाए वापस लौटा और उसकी तरफ बढ़ा। पास आते हुए मैं उन्हें चबाकर एक लेप जैसा बना रहा था। ये क्या है? राया खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। मैंने उसकी तरफ देखा। जड़ी बूटियां? ये तुम्हारे घाव को ठीक कर देंगी। शुरू में थोड़ी जलन हो सकती है, बस थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, ये ज्यादा देर नहीं टिकेगी। इससे पहले कि राया अपने सदमे से बाहर आती, मैंने चबाई हुई जड़ी बूटियां सीधे उसके घाव पर लगा दी। राया की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह ब्लैक टाइगर सच में उसे दवा लगा रहा था। वो यकीन न कर पाने वाली नजरों से अपनी घायल टांग को देख रही थी। एक टाइगर को जड़ी बूटियों के बारे में कैसे पता हो सकता है? राया को ये नहीं पता था कि मैं कोई साधारण ब्लैक टाइगर नहीं था। अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक मेडिकल स्कूल का ग्रेजुएट स्टूडेंट था और पुरानी दवाओं की पढ़ाई कर रहा था। यहाँ घने जंगल में हर तरफ पौधे थे। कुछ जड़ी बूटियों को पहचानना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। एक बार जब जड़ी बूटियां लग गईं तो मैंने अपना पंजा बढ़ाया और धीरे से उसके छोटे से सिर को थपथपाया। आराम करो नन्ही जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूं। राया ने पलकें झपकाईं और मरे हुए भेड़ियों की तरफ देखा। क्या खाना पहले से ही यहाँ नहीं है? लेकिन उसने देखा कि मैं पहले से ही उन पर काम कर रहा हूं, उनके बाल हटा रहा हूं और उन्हें धोकर साफ कर रहा हूं। मेरा हर तरीका इतना सधा हुआ और सुलझा हुआ था जैसे मैंने ये हजारों बार किया हो। राया की आंखें खुली रह गईं। वो हैरान थी। ये ब्लैक टाइगर खाने को लेकर इतना चूजी था कि खाने से पहले खाल उतार रहा था। वो खुद भी कच्चा मांस खाने को लेकर थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन मुझे इतनी सावधानी से खाना तैयार करते देख उसकी हिचकिचाहट लगभग तुरंत खत्म हो गई। अब तक मैंने भेड़िए के मांस को धोना खत्म कर दिया था और उसे पास के एक साफ सपाट पत्थर पर रख दिया था। मैंने देखा कि राया मुझे देख रही है और मुझे लगा कि उसे भूख लगी होगी। कुछ चाहिए नन्ही जान? बस थोड़ा और समय, ये अभी तैयार नहीं है। राया ने बड़े प्यारे तरीके से अपना सिर टेढ़ा किया। उसकी छोटी आंखों में बड़े बड़े सवाल थे। खाल उतर चुकी है, इसे धोकर साफ भी कर दिया गया है। अगर हम अभी नहीं खा रहे हैं तो इसे पत्थर पर क्यों रखा? उसने मुझे एक नुकीली लकड़ी और लकड़ी का एक सपाट टुकड़ा उठाते हुए देखा। मैंने बोर्ड पर कुछ सूखी घास सजाई और फिर मजबूती से जमीन पर बैठ गया। मेरे अगले पंजों ने लकड़ी को पकड़ा और उसे आगे पीछे घुमाना शुरू किया, जिससे आग जलने लगी। कोई भी साधारण टाइगर ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने जो इतने सारे पॉइंट्स इकट्ठा किए थे उनकी वजह से मैं साधारण जानवरों की दुनिया को बहुत पीछे छोड़ चुका था। राया इस नज़ारे को ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आंखें फटी की फटी थीं। लकड़ियों से आग जलाना, यह ब्लैक टाइगर सच में आग जला सकता था। उसे भेड़िए की खाल साफ करते हुए देखना ही काफी अजीब था, और फिर भी यहाँ कुछ ऐसा था जो उससे भी ज्यादा अजीब था। सधे हुए हाथों से सूखी घास से एक छोटी सी लौ जल उठी। मैंने जल्दी से और घास उठाई और उसके ऊपर डाल दी। मेरी देखरेख में आग और तेज हो गई, जिससे आसपास गर्म रोशनी फैल गई। राया नाचती हुई लपटों को देख रही थी। उसके अंदर एक अजीब सा एहसास जाग रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक टाइगर इन सब चीजों में माहिर हो सकता है। आग की रोशनी की गर्म चमक ने उसके चेहरे को छुआ और अपने पुनर्जन्म के बाद पहली बार उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने लंबे समय से नहीं जाना था। सुरक्षा। मैंने लकड़ी का एक रोस्टिंग रैक तैयार किया और मांस पकाना शुरू कर दिया। रैक पर जलने के निशान साफ बता रहे थे कि ये इसका पहला इस्तेमाल नहीं था। इस मोड़ पर राया सब कुछ बस सुन्न होकर स्वीकार कर रही थी। उसने अपना मन बना लिया था। यह ब्लैक टाइगर कोई साधारण जीव नहीं था। क्या वो सच में उसकी तरह ही एक पुनर्जन्म लेने वाला इंसान हो सकता है? जब मांस भुन रहा था, मैं बार बार राया की तरफ देख रहा था। मैं जानता था कि ज्यादातर जंगली जानवर आग से डरते हैं, फिर भी राया पीछे नहीं हटी, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। वो असल में और करीब आ गई थी। उसकी आंखों में आग की रोशनी नाच रही थी और उस बात ने मुझे थोड़ा हैरान कर दिया। काफी बहादुर हो नन्ही जान, लेकिन बहुत करीब मत आना। अगर कोई चिंगारी तुम पर गिरी तो तुम्हारे ये खूबसूरत सफेद बाल जल जाएंगे। राया ने बस सिर हिलाया और थोड़ा पीछे खिसक गई। देखते ही देखते मांस चटकने लगा। उससे चर्बी टपक रही थी और उसकी खुशबू हवा में फैल गई। राया बहुत भूखी थी। वो रैक पर रखे मांस से अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी और लालच में उसके मुंह से लार टपक रही थी। उस लाजवाब खुशबू ने उसकी छोटी सी नाक में खुजली कर दी, जिससे वो फड़कने लगी, जबकि उसका पेट लगातार गुड़गुड़ा रहा था। ये देखकर मैं हंस पड़ा और भेड़िए की एक टांग तोड़कर उसे दे दी। तुम बहुत भूखी हो, है ना? लो, खा लो। राया उस गर्मा गर्म भेड़िए की टांग को देखती रही। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने उसे झपट्टा मारकर पकड़ा और पागलों की तरह खाना शुरू कर दिया। वो इतनी तेजी से खा रही थी कि उसका छोटा सा मुंह पूरा भर गया था।
मांस यकीनन उसकी जीभ जला रहा था, लेकिन वो उसे खाना बंद नहीं कर रही थी। उसे इस तरह खाते देख मेरे अंदर एक ऐसी गर्माहट जागी जिसे मैं समझा नहीं सकता। हर दिन अकेले ट्रेनिंग करना, जंगल की खामोशी ने अक्सर मुझे बहुत अकेला महसूस कराया था, लेकिन अब राया के साथ होने से जिंदगी में एक नया रंग आ गया था। अब से नन्ही जान तुम मेरे साथ रहोगी? राया ने ये सुनते ही खाना बंद कर दिया और फिर बिना दोबारा सोचे सिर हिला दिया। ठीक है, वो बिल्कुल वही चाहती थी जिसकी उसे उम्मीद थी। वो अभी बहुत ज्यादा कमजोर थी। एक ताकतवर रखवाला मिलना कोई बुरा सौदा नहीं था। इसके अलावा एक बार जब ऊर्जा जाग जाएगी और उसे अपनी ताकत वापस मिल जाएगी तो वो हमेशा बदले में इस ब्लैक टाइगर की रक्षा कर सकती थी। मैंने राया की आंखों में भरोसा देखा और सिर हिलाया। मेरे अंदर एक शांत संतुष्टि भर गई। बहुत अच्छे, आज से मैं तुम्हारा डैड हूं। राया बीच में ही जम गई। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा, आंखें फटी रह गईं और मांस का एक टुकड़ा अभी भी उसके मुंह के कोने से लटक रहा था। उसके अंदर एक ही विचार गूंज रहा था, वो महारानी थी, महारानी, और ये चाहता था कि वो उसे डैड बुलाए। क्या हुआ, तुम नहीं चाहती? मैंने राया की आंखों में चल रही उथल पुथल को देखा। मैं सच में उलझन में था। आग की रोशनी में मेरे विशाल शरीर की एक लंबी परछाई बन रही थी। सवाल ने उसे सोच से बाहर निकाला। अंदर ही अंदर वो चीख रही थी, चाहती हूं? बेशक मैं नहीं चाहती। तुम बस एक साधारण टाइगर हो। तुम्हें लगता है कि तुम खुद महारानी द्वारा पिता बुलाए जाने के काबिल हो? राया को खामोश देखकर मेरे चेहरे पर निराशा की एक झलक आ गई। अगर तुम नहीं चाहती तो भूल जाओ। मेरी आवाज में थोड़ा सा दुख था। मैं वापस आग की तरफ मुड़ गया। मैंने सच में सोचा था कि नन्ही जान बिना किसी नाटक के ये बात मान लेगी। आखिरकार इस जंगल में एक दूसरे का मिलना किस्मत की बात थी। अगर वो नहीं चाहती थी तो मैं जबरदस्ती नहीं करने वाला था। राया मेरी पीठ को घूरती रही और अचानक उसके अंदर घबराहट की एक लहर दौड़ गई। क्या ये सच में बुरा मान गया है? क्या होगा अगर ये सच में नाराज हो गया और इसने मुझे यहां से भगा दिया? उसके पास अभी जितनी ताकत थी उससे वो इस ब्लैक टाइगर की सुरक्षा के बिना जंगल में जिंदा नहीं बच सकती थी। उसके छोटे पंजों ने धीरे से जमीन को खुरचा। उसके अंदर अजीब सी उलझन और शर्मिंदगी चल रही थी। महारानी उसे डैड बुलाए। ये तो बस एक पूर्व महारानी होने के नाते राया किसी भी और से बेहतर जानती थी कि ये दुनिया कैसे चलती है। या तो खुद ताकतवर बनो या किसी ताकतवर रखवाले को ढूंढ लो। इन दोनों के बिना आपके पास जिंदा रहने का हक भी नहीं होता। अभी वो खेती बाड़ी, कल्टीवेशन की बहुत सारी तकनीकें जानती थीं और उसके पास तेजी से आगे बढ़ने के तरीके थे। लेकिन समस्या ये थी कि ऊर्जा अभी जागी नहीं थी। उसकी सारी जानकारी धरी की धरी रह गई थी और वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। ऊपर से उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर था। ये सोचकर राया ने फिर से ऊपर मेरी तरफ देखा। जो भी सच हो, उसने उसे बचाया था। उसने उसका ख्याल रखा था। किसी के द्वारा पाले जाने का कर्ज आसमान से भी भारी होता है। आखिरकार राया ने अपने दांत भींचे और अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया, डैड। मैं एकदम रुक गया। फिर मैं घूमा और राया की तरफ देखा। मेरी आंखें प्यार और खुशी से भरी थीं। बहुत बढ़िया, इस पल से तुम डैडी की प्यारी नन्ही बच्ची हो। यहां आओ, मैं तुम्हें गोद में लेता हूं। रैक पर भुन रहे मांस की परवाह किए बिना मैं मुड़ा और राया को अपनी बाहों में ले लिया। मेरे बड़े और मोटे पंजे उसके छोटे से सिर पर धीरे धीरे घूम रहे थे। जब मैं उसे सहला रहा था, राया ने अपना सिर नीचे झुकाए रखा, जबकि उसके अंदर चिढ़ की एक जबरदस्त लहर दौड़ रही थी। ये कितनी बेइज्जती की बात थी, कितनी बेइज्जती। एक महारानी एक साधारण टाइगर को डैड बुला रही है। ये बात कभी भी किसी भी हालत में किसी तीसरे जीव के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। एक पल बाद मैंने अपना सिर झुकाया और राया की नजरों से नजरें मिलाईं। सही कहा, तुम्हारा अभी तक कोई नाम नहीं है ना? राया का दिल बैठ गया। वो बोलने ही वाली थी, फिर उसने खुद को रोक लिया। अगर उसने अपना असली नाम बताया, जो सुनने में इंसानों जैसा लगता था, तो ब्लैक टाइगर को पक्का शक हो जाता। मैं पहले से ही इस बारे में सोच रहा था। मैं इतना खोया हुआ था कि राया के चेहरे के हाव भाव पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। अब से मैं तुम्हें स्नोपो बुलाऊंगा। स्नोपो, वो महारानी थी, महारानी, और इसे यही नाम सूझा। और वो एक टाइगर थी, खुखार और ताकतवर टाइगर। क्या इसे ये समझ भी आ रहा था? हाँ, स्नोपो ही सही। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? मुझे राया में कोई खराबी नजर नहीं आई और मैं उसकी तरफ बड़े ही उत्साह और उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। राया अंदर ही अंदर चीख रही थी, सुनने में अच्छा लग रहा है। कहाँ से? इसके हिसाब से मेरा नाम स्नोपो पड़ा क्योंकि मेरा रंग सफेद है। तो फिर इसके काले बालों की वजह से क्या इसे ब्लैकी नहीं बुलाना चाहिए? लेकिन जैसे ही उसकी नजरें मुझसे मिली, उसका छोटा सा मुंह एकदम आज्ञाकारी बन गया। वो बार बार सिर हिलाने लगी।
उसकी नन्ही सफ़ेद ठुड्डी ऊपर नीचे हो रही थी। ये बहुत प्यारा है, मुझे ये सच में पसंद आया। तो फिर तय रहा। तुम्हारा निकनेम स्नोपॉ है। मैंने संतुष्टि के साथ राया की तरफ देखा। मेरे अंदर एक बड़ी कामयाबी का एहसास जाग रहा था। पहली बार टाइगर डैड बनने पर जिम्मेदारी का एक असली बोझ मेरे कंधों पर आ गया था। मैंने उसके छोटे से सिर को एक बार फिर धीरे से थपथपाया। अच्छे बच्चे की तरह रहना स्नोपॉ, धीरे धीरे खाना, गले में न अटक जाए। डैडी उस भेड़िए को रोस्ट करना जारी रखेंगे। डैडी शब्द ने राया के आत्मसम्मान को लगभग खत्म ही कर दिया था। उसने इसे बर्दाश्त किया। एक बार जब ऊर्जा जाग जाएगी तो वो इस ब्लैक टाइगर को पीछे छोड़ देगी। इस शर्मनाक किस्से को कभी भी कहीं भी फैलने नहीं दिया जा सकता। अगली सुबह राया की आंख खुली। उसने देखा कि मैं पहले से ही खड़ा हूं और उसकी तरफ देख रहा हूं। चलो स्नोपॉ, डैडी के साथ ट्रेनिंग करने का समय हो गया है। राया ने पूरी तरह उलझन में अपना सिर टेढ़ा किया। ट्रेनिंग? क्या सच में इसे ऐसा शरीर इसी वजह से मिला है? फिर मैं नीचे झुका और खुद ही पुशअप्स करने लगा। मेरा शरीर जमीन के समानांतर एकदम मजबूत और सीधा था। मेरे दोनों अगले पंजे जमीन पर जमे थे और मेरे विशाल नाखून मिट्टी में गहराई तक धसे हुए थे। मेरी पीठ एक तख्ते की तरह सीधी थी और उसका हर हिस्सा मेरी ताकत दिखा रहा था। धीरे धीरे मैंने अपने अगले पैरों को मोड़ा और अपने शरीर को नीचे ले गया। हर मांसपेशी खिंची हुई थी, हर नस काम कर रही थी। हर बार नीचे जाने और ऊपर आने में गजब की ताकत लग रही थी। राया ये सब देखकर पूरी तरह दंग रह गई। ये किस तरह की ट्रेनिंग है? अपनी पिछली जिंदगी में उसने शरीर को मजबूत बनाने की हर तरह की बेहतरीन तकनीकें देखी थीं। उनमें से कोई भी कभी ऐसी नहीं दिखी थी। तुम बस वहां खड़ी क्या देख रही हो स्नोपॉ? आओ डैडी के साथ ट्रेनिंग करो। मैंने राया को वहां हैरानी में खड़ा देखा और हंसते हुए उसे आगे बढ़ाया। राया के पास कोई और चारा नहीं था। उसने एक अच्छे बच्चे की तरह बात मान ली। उसने मेरी नकल की और अपने पंजे जमीन पर रखकर सीधे लेट गई। लेकिन उसका शरीर अभी बहुत छोटा और कमजोर था, इसलिए वो ठीक से पुशअप्स नहीं कर पा रही थी। उसके छोटे छोटे पंजे जमीन पर बार बार फिसल रहे थे। वो लाख कोशिश करने के बाद भी सही पकड़ नहीं बना पा रही थी। राया को जद्दोजहद करते देख मैं मुस्कुराया। आराम से करो स्नोपॉ, कोई जल्दी नहीं है। जी, राया ने बाहर से जवाब दिया, जबकि अंदर ही अंदर वो पूरे समय कुड़कुड़ा रही थी। ये आखिर किस तरह की अजीबोगरीब ट्रेनिंग है? लेकिन उसने हुक्म टालने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो लगी रही। कुछ देर बाद राया की हिम्मत जवाब दे गई। वो पस्त होकर जमीन पर लेट गई, जोर जोर से हाँफने लगी। उसकी छोटी सी जीभ बाहर निकल आई थी और वो बार बार अपने होंठ चाट रही थी। वो पूरी तरह थक चुकी थी। मैंने देखा कि वो कितनी प्यारी लग रही थी और हाथ बढ़ाकर उसके छोटे से सिर को सहलाया। अगर थक गई हो तो आराम कर लो स्नोपॉ। राया जमीन पर एकदम सीधी लेटी थी। उसका हिलने तक का मन नहीं था। वो मन ही मन खुद से वादा कर रही थी, ये ट्रेनिंग बहुत खतरनाक है। महारानी इसे दोबारा कभी नहीं करेगी। लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा तो उसने पाया कि मेरे पुशअप्स करने की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। हर एक पुशअप बिल्कुल सही तरीके से हो रहा था। देखने में भले ही ये अजीब था, लेकिन ये काफी प्रभावशाली भी था। देखते ही देखते मैं खत्म हुआ और मेरे दिमाग में एक मशीन जैसी आवाज गूंजी। डिंग! बधाई हो होस्ट, 31वां दिन, 3000 पुशअप्स पूरे हुए। इनाम में 10 स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। उत्साह की एक लहर दौड़ गई। लेवल अप! अगले ही पल एक रहस्यमयी रोशनी ने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। मेरा शरीर थोड़ा और बड़ा हो गया। मेरी मांसपेशियां और चौड़ी हो गईं। मेरे अंदर से निकलने वाला दबाव और भी बढ़ गया। राया दंग रह गई। उसके पास शब्द नहीं थे। वो जो देख रही थी उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। ट्रेनिंग का वो साधारण सा तरीका सच में इतना असरदार था। उसके पास शारीरिक ट्रेनिंग के बारे में अपनी सारी जानकारी पर फिर से सोचने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दूसरी जिंदगी जी रही राया को वो बातें पता थीं जो ज्यादातर लोग कभी नहीं जान पाते। उसकी पिछली जिंदगी में जब ऊर्जा जागी थी तो जानवर इंसानों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से विकसित हुए थे। बाद में गहरी रिसर्च के बाद इंसानियत को पता चला कि इसका सीधा संबंध शारीरिक ताकत से था। किसी जीव का शरीर जितना मजबूत होता है, ऊर्जा मिलने पर उसका विकास उतना ही ज्यादा होता है। क्योंकि इस बार वो एक बाघिन के रूप में पैदा हुई थी, राया ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना मन बना लिया, अपने शरीर को जितना हो सके उतना मजबूत बनाओ। इस तरह जब ऊर्जा के जागने का समय आएगा तो वो हर जानवर और इंसान से आगे रहेगी। कई और पुश अप्स करने के बाद राया को महसूस हुआ कि उसके चारों पंजे कांप रहे हैं। पसीने ने उसके सफेद बालों को भिगो दिया था। ये ट्रेनिंग दिखने में आसान है, पर यह आसान नहीं है। मैं और नहीं कर सकती, मुझे ब्रेक चाहिए। 100 बार करने के बाद राया हाँफते हुए जमीन पर ढेर हो गई।
स्नोपो को अपनी पहली ही कोशिश में 100 तक पहुंचते देख मैं सच में हैरान था और मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। स्नोपो में असली हिम्मत है, वो एक दिन बहुत आगे जाएगी। मेरी आंखें तारीफ से भरी थीं। मैं राया के पास गया और धीरे से अपने पंजे से उसकी पोजीशन ठीक की। तुम्हारी तकनीक अभी गलत थी स्नोपो, इसीलिए तुम थक गई हो और इसीलिए नतीजे नहीं मिल रहे। आओ डैडी तुम्हें दिखाएंगे। मेरा तरीका बहुत ही नरम और सब्र वाला था। मेरा पंजा राया के शरीर को हल्के से छू रहा था, उसे सही पोजीशन में ला रहा था। अगले पंजों को थोड़ा और सीधा रखो, अपने पूरे शरीर को एक लाइन में रखो। जी डैड। राया ने मेरे निर्देशों का पालन करने की पूरी कोशिश की। ये थका देने वाला था, लेकिन मजबूत बनने के लिए उसे खुद को झोंकना ही था। अब जबकि मैं लेवल 9 पर पहुंच गया था, तो ट्रेनिंग को और कड़ा करने का समय आ गया था। ज्यादा मेहनत का मतलब था सिस्टम से ज्यादा स्टैट पॉइंट्स। कल से हर दिन 4000 पुशअप्स। आने वाले दिनों में राया हर ट्रेनिंग सेशन में बिना चूके आती रही। ये जितना मुश्किल था, जब भी वो ऊर्जा के जागने और अपने बदले के बारे में सोचती तो वो अपने दांत भींच लेती और लगी रहती। हर सुबह जंगल के पेड़ों से छनकर आती धूप में राया और मैं अपनी ट्रेनिंग शुरू करते। मेरी हरकतें एकदम स्थिर और ताकतवर थीं, हर पुशअप में पूरी जान लगी होती थी। राया मेरे बगल में कड़ी मेहनत करती और मेरी हर हरकत की नकल करती। उसका तरीका अभी भी थोड़ा कच्चा था, लेकिन कुछ दिनों की मेरी कोचिंग के बाद वो काफी बेहतर हो रहा था। और इस तरह एक विशाल ब्लैक टाइगर को पुशअप्स करते देखने का वो अजीब नज़ारा और भी अजीब हो गया, जब एक छोटा सा सफेद बच्चा बिल्कुल उसके साथ वही कर रहा था। समय बीतता गया, एक पूरा महीना पलक झपकते ही गुजर गया। डिंग। बधाई हो होस्ट, 30वां दिन। 4000 पुशअप्स पूरे हुए, इनाम में 20 स्टैट पॉइंट्स। मेरी आंखें चमक उठीं। एक महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार लेवल 10 तक पहुंचने के लिए काफी पॉइंट्स इकट्ठा हो गए थे। लेवल अप। रहस्यमयी रोशनी की एक लहर ने मेरे पूरे शरीर को लपेट लिया, जो साफ दिखाई दे रही थी। मेरा शरीर एक बार फिर बड़ा हो गया, मांसपेशियां और ज्यादा मजबूत हो गईं। मेरी बनावट और भी उभर कर आई, मेरे अंदर की ताकत और भी भारी हो गई। मेरे बगल में राया पुशअप करते करते बीच में ही रुक गई और मुझे हैरानी से देखने लगी। डैड फिर से ताकतवर हो गए। वो भी पूरे 1 महीने से इसी ट्रेनिंग को फॉलो कर रही थी। अब वो दिन में कुछ 100 बार पुशअप्स कर लेती थी। इससे शरीर तो यकीनन मजबूत हुआ था, लेकिन मुझ पर जो नतीजे दिख रहे थे वे तो बिल्कुल अलग ही लेवल के थे। राया ने मुझे देखा, फिर खुद को देखा। उसके नन्हे चेहरे पर शिकन आ गई। क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं इसे काफी समय से नहीं कर रही हूं? तब तक मैंने ट्रेनिंग खत्म की और हवा में उछल गया। हमारे बगल में बहते झरने में सीधा छपाका मारा। मेरे साथ रहते हुए उन महीनों में राया ने एक के बाद एक कई राज खोले थे। ये ब्लैक टाइगर डैड कोई साधारण टाइगर नहीं था। अब उसे इस बात का पहले से कहीं ज्यादा यकीन हो गया था। एक तो ये कि मैं हर रोज नहाता था। मुझे साफ सफाई का बहुत शौक था। कोई भी जंगली जानवर ऐसा नहीं करता। इसके अलावा उसने ये भी देखा कि मुझे फल और सब्जियां खाना पसंद था, और मैंने असल में 1 दर्जन से ज्यादा जंगली फलों के पेड़ लगाए थे। उन्हें लगाया हुआ इसलिए कहा जा सकता था क्योंकि वे पेड़ किस्मों के हिसाब से बिल्कुल सीधी कतारों में लगे थे। हर दिन मैं इस बात का ध्यान रखता था कि उसे खाने के लिए फल और सब्जियां मिलें। इतने समय साथ रहने के बाद उसे वो बिल्कुल भी टाइगर जैसा महसूस नहीं होता था। वो एक इंसान जैसा था। शायद वो किसी पुराने समय के असुर देवता डेमन गॉड का पुनर्जन्म था। इस ख्याल ने उसे डरा दिया। अगर वो सच में दोबारा जन्मा कोई असुर देवता था, तो जिस पल उसे पता चलता कि वो एक इंसानी आत्मा है, उसके नतीजे सोच से परे होते। राया इस बात को लेकर बहुत चौकन्नी थी। उसने अपने राज को और भी ज्यादा सावधानी से छिपाना शुरू कर दिया। हर दिन वो अपना रोल पूरी बखूबी से निभाती, एक प्यारी, आज्ञाकारी और अच्छी बच्ची बनकर। जब तक वो काफी ताकतवर नहीं हो जाती, वो डैड को ये पता नहीं चलने दे सकती थी कि वो एक इंसानी आत्मा है। अगली सुबह गुफा में मेरी भारी और स्थिर आवाज गूंजी, स्नोपो, आज हम साथ में शिकार पर जा रहे हैं। राया धीरे से जागी, अभी भी नींद में थी, लेकिन जैसे ही उसने मेरी आवाज सुनी, उसने तुरंत जवाब दिया, आ रही हूं डैड। उसने नींद भगाने के लिए अपना सिर झटका और फिर बाहर की तरफ भागी। मेरे साथ 1 महीने से ज्यादा रहने के बाद राया को आखिरकार समझ आ गया था कि जिस दिन मैंने उसे बचाया था, उस दिन मैं अपने इलाके से इतनी दूर शिकार क्यों कर रहा था। क्योंकि मैं इतना ताकतवर था कि आसपास के हर जानवर ने वो जगह खाली कर दी थी। डैड आखिर कितने खौफनाक थे। इस पूरे इलाके में एक खरगोश तक नहीं बचा है, राया ने धीरे से खुद से कहा। हालांकि उसे यह मानना पड़ा कि इसका एक फायदा भी था। वो किसी दूसरे जानवर के चुपके से हमला करने की चिंता किए बिना सो सकती थी। थोड़ी देर बाद मैं राया को एक दूसरी पहाड़ी पर ले गया। यहाँ पेड़ और घने थे, झाड़ियां और ज्यादा गहरी और काली थीं।
पेड़ों के पत्तों के बीच से सूरज की रोशनी जमीन पर टुकड़ों में आ रही थी, जिससे जमीन पर परछाइयां बन रही थीं। अचानक सामने की घास में हलचल हुई और एक खरगोश बाहर निकला। सफेद रेशमी बाल, लंबे कान, एकदम सीधे खड़े, उसकी आंखें पूरी सावधानी से आसपास देख रही थीं। मेरा चेहरा चमक उठा। बहुत अच्छे स्नोपो, असली निशाना बनने के लिए काफी तेज लेकिन खतरनाक नहीं। मैंने अपना सिर उसकी तरफ झुकाया। जाओ स्नोपो, आज का लंच तुम्हारी तरफ से है। समझ गई डैड, राया ने तुरंत जवाब दिया। पूरी ताकत से जोर लगाया और खरगोश की तरफ झपटी। अंदर ही अंदर वो इसे बहुत तुच्छ समझ रही थी। एक खरगोश? सच में इसके लिए खुद महारानी को जाना पड़ेगा। वो चुपके से आगे बढ़ी, लेकिन खरगोश को तुरंत खतरे का एहसास हो गया। वह घूमा और भागा। राया आगे बढ़ी, उसका शरीर हवा में एक साफ लकीर की तरह लहराया, जैसे कोई सफेद बिजली की कतार हो। खरगोश घबराकर भागने लगा। घबराकर राया चूकी और उसका पीछा करने लगी, लेकिन खुद को पकड़े जाने से बचाने के लिए वो जानबूझकर धीरे हो गई। खरगोश को थोड़ी दूरी बनाने दी, फिर अपनी रफ्तार बढ़ाई। उसकी हरकतें जानबूझकर अनाड़ी जैसी लग रही थीं, जैसे कि वो साथ चलने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही हो। रुको जरा नन्हे शैतान। काफी लंबे पीछा करने के बाद राया ने आखिरकार खरगोश को पकड़ लिया। वो उसके जबड़ों में छटपटा रहा था, पर छूटने का कोई रास्ता नहीं था। राया ने पूरी तरह थकने का नाटक किया, जोर जोर से हाँफते हुए खुद को मेरे पास घसीट कर लाई। काफी बढ़िया था ना डैड? मैंने राया की तरफ बड़े ही प्यार भरे अंदाज में देखा। स्नोपो ने कमाल कर दिया। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब वो सब कुछ अकेले संभाल लेगी। इस पर राया ने चुपके से राहत की सांस ली। काम बन गया। उस शाम मैं हवा खाने के लिए गुफा के बाहर लेटा था और बिना एहसास हुए मुझे नींद आ गई। मेरा विशाल शरीर एकदम शांत और रौबदार लग रहा था। मेरे काले बालों पर चांद की रोशनी एक रहस्यमयी चमक बिखेर रही थी। राया खाली बैठी मुझे देख रही थी, चेहरे पर बोरियत थी और आंखों में ढेर सारे सवाल। वो अभी भी ये समझ नहीं पा रही थी कि मैं इतना ताकतवर क्यों हूं। मेरे विशाल शरीर को देखते हुए उसके दिल में कुछ गर्माहट सी महसूस हुई। उसे पता था कि वो मेरे सामने कितनी छोटी और कमजोर है, और वो ये भी जानती थी कि इस दौरान मैं सच में उसे एक असली बेटी की तरह पाल रहा हूं, जबकि वो पूरे समय मुझसे झूठ बोल रही है। आखिर ऊर्जा का जागना कब होगा? बिना ऊर्जा के वो अपनी पिछली जिंदगी की एक भी तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। राया एक अच्छे बच्चे का नाटक करते करते थक चुकी थी। उसके अंदर एक बेचैनी भरी चिढ़ पैदा हो रही थी। वो अपनी ताकत वापस पाने के लिए ऊर्जा के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो महारानी थी। वो कब तक किसी और के नीचे दबकर जी सकती थी? हे ऊर्जा, क्या तुम रास्ता भटक गई हो? इतनी देर क्यों लग रही है? राया का दिल गर्व और नाराजगी से भर रहा था। एक दिन वो डैड से उसे मां बुलवाएगी। नहीं रुको, वो डैड को अपनी सवारी बनाएगी। एक बार जब उसने ये लक्ष्य तय कर लिया तो उसे काफी बेहतर महसूस हुआ। तभी रहस्यमयी चांद बदल गया। आसमान में वो गहरी बैंगनी चमक अपने किनारों से लाल होने लगी। वह रंग किसी स्याही की तरह फैल रहा था, जो धीरे धीरे पानी में घुलती है। जैसे जैसे पल बीतते गए, लाल रंग गहरा होता गया, जब तक कि पूरा चांद ऐसा नहीं लगने लगा जैसे उसे खून में डुबो दिया गया हो। राया की आंखें फटी रह गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह रहस्यमयी चांद आखिरकार लाल हो गया। आसमान में एक विशाल लाल चांद धीरे धीरे सिर के ऊपर चढ़ रहा था, जिसकी सतह पर एक धुंध सी लिपटी थी, जो उसे और भी परलौकिक और अजीब बना रही थी। उसके केंद्र से एक डरावनी चमक निकल रही थी, जिसने पूरे जंगल को गहरे काले लाल रंग में रंग दिया था। राया ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। वो मेरी तरफ मुड़ी। डैड, आसमान को देखो। मैंने राया के पीछे चांद की तरफ देखा। बैंगनी रंग पूरी तरह जा चुका था। अब वो उस डरावने लाल रंग से चमक रहा था। लाल हो गया? ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वैसे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी देर हो गई है, चलो अंदर चलते हैं और आराम करते हैं। कल डैडी तुम्हें किसी नई जगह शिकार पर ले जाएंगे। अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक टॉप स्टूडेंट था। एस्ट्रोफिजिक्स में नहीं, पर मुझे बेसिक बातें पता थीं। इस तरह का रंग बदलना सिर्फ रोशनी के मुड़ने, रिफ्रैक्शन की वजह से होता था। मेरी नज़र में ये शायद एक प्राकृतिक खगोलीय घटना से ज्यादा कुछ नहीं था। राया ये सुनते ही घबरा गई। सोना, अभी सोने का समय नहीं है। उसे अपनी पिछली जिंदगी से ये अच्छी तरह याद था। लाल चांद दिखने के बाद आधी रात के बाद लाल रंग की बारिश होगी। वो बारिश जो इतनी घनी ऊर्जा से भरी होगी कि वह जीवित प्राणियों की प्रकृति को ही बदल सकती है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप जानवर हैं, पौधे हैं या इंसान। उस लाल बारिश में भीगने वाला कोई भी जीव ऊर्जा ओरा के जरिए पूरी तरह बदल जाएगा। उनका विकास बहुत ही तेजी से होने लगेगा। वो अपनी जिंदगी में एक बार मिलने वाले इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकती थी। लाल बारिश ही वो असली लकीर थी
जो ऊर्जा जागने के बाद ऊपर उठने वालों और नीचे गिरने वालों के बीच का फैसला करने वाली थी। लेकिन वो मुझे ये सब सीधे तौर पर नहीं बता सकती थी। इससे डैड को तुरंत शक हो जाता, और वो आखिरी चीज जो चाहती थी वो ये थी कि मुझे पता चले कि उसके शरीर के अंदर एक इंसानी आत्मा रह रही है। अचानक राया की आंखें चमक उठीं। उसके पास एक प्लान था। उसने अपने सबसे प्राकृतिक हुनर का इस्तेमाल किया। प्यार जताते हुए वो फुर्ती से पास आई और अपना सिर मेरे विशाल पंजे से सटा दिया। डैड, मैं चांद को देखते रहना चाहती हूँ। क्या हम आज रात बाहर सो सकते हैं प्लीज डैड? राया ने ऊपर मेरी तरफ देखा, अपनी उन बड़ी और काली आंखों को धीरे धीरे झपकाते हुए। वो इतनी मासूम लग रही थी कि उसे मना करना नामुमकिन था। पिछले हफ्तों में उसने मेरे बारे में जो कुछ भी जाना था उससे उसे पता था कि मैं उसे सच में अपनी बेटी मानता हूँ। प्यारा सा चेहरा बनाना यकीनन काम करने वाला था। बाहर सोना? मैं थोड़ा हिचकिचाया और गुफा से बाहर की खुली घास की तरफ देखा। सच कहूं तो बाहर काफी ठंडक और सुकून है, और स्नोपो के साथ बाहर सोना सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। पहली बार टाइगर डैड बनने के नाते जब बेटी इतनी प्यारी बन रही हो तो उसे मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। ना कहने का कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने अपना पंजा बढ़ाया और राया के सिर को धीरे से सहलाया। ठीक है, आज रात हम बाहर ही सोएंगे। राया खुशी से झूम उठी और मेरे सामने खुशी के मारे गोल गोल घूमने लगी। अंदर ही अंदर वो चीख रही थी। मेरा आत्मसम्मान अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। राया, तुम कितनी बेशर्म जीव हो। देखते ही देखते मैंने सूखी घास का एक ढेर इकट्ठा किया और राया के सोने के लिए एक नरम सा बिस्तर बना दिया। मैं राया के बगल में बैठ गया और आसमान की तरफ देखने लगा। 2.5 साल पहले मैं इस जगह पर अकेला रहने वाला सिर्फ एक टाइगर था, लेकिन पिछले इस 1 महीने में राया की वजह से सब कुछ बदल गया था। अब जिंदगी का कोई मतलब महसूस होता था। राया सूखी घास पर लेटी थी, उसकी नजरें ऊपर लाल चांद पर टिकी थीं और उसका दिल उत्साह के मारे धड़क रहा था। आखिरकार उसने काफी लंबा इंतजार किया था। जिस पल ऊर्जा का जागना शुरू होगा वो फिर से अपनी साधना, कल्टीवेशन शुरू कर सकती थी। जहां तक उन गद्दारों की बात थी जिन्होंने उसे धोखा दिया था, वो एक एक करके हर कर्ज चुकता करेगी। ये सोचते हुए राया की नजर मुझ पर पड़ी जो उसके बगल में सो रहा था। इस बार ये मेरी जान बचाने के लिए डैड का कर्ज उतारने का मेरा तरीका होगा। वो मुझे अंदर सोने दे सकती थी और खुद अकेले बाहर निकल सकती थी। मुझे उस लाल बारिश से पूरी तरह वंचित रख सकती थी। उस तरह वो मुझसे कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ जाती। लेकिन जब उसने उन सब चीजों के बारे में सोचा जो मैंने उसके लिए की थी, उसका ख्याल रखना, उसकी हिचकिचाहट, उसकी जान बचाना, तो उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसने उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। उसका ज़मीर उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। समय बीतता गया। खामोशी से आधी रात हो गई और मैं काफी पहले ही गहरी नींद में सो चुका था। मेरी सांसें धीमी और स्थिर चल रही थीं और हर सांस के साथ मेरा शरीर ऊपर नीचे हो रहा था। राया की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वो फटी हुई और बेताब आंखों से आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी नजरें बादलों को चीरती हुई उस चमत्कार का इंतजार कर रही थीं जो बस होने ही वाला था। बूम! रात की खामोशी को चीरते हुए बादलों के गरजने की एक भारी आवाज गूंजी। अगले ही पल आसमान से बारिश की एक बौछार गिरी जिसकी बूंदें टूटे हुए मोतियों की तरह जमीन पर टकरा रही थीं। मुझे तुरंत इसका एहसास हुआ। मैं झटके से जाग गया। मेरी हर इंद्रिय चौकन्नी हो गई। बारिश क्यों हो रही है? मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं स्नोपो को वापस अंदर बुलाने ही वाला था, तभी मैंने गौर किया कि बारिश लाल थी। हर लाल बूंद गिरते समय चांद की रोशनी में चमक रही थी। उसकी चमक किसी डरावनी रोशनी जैसी थी, जैसे इस दुनिया के परे कहीं से खून बरस रहा हो। लाल बारिश, ये क्या हो रहा है? मेरी आंखें फटी रह गईं। अंदर से बाहर तक मैं सदमे में था। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इसकी अजीबोगरीब बनावट ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। जब मैं अभी सदमे में ही था तभी बारिश से मेरे अंदर जलती हुई गर्माहट की एक लहर दौड़ गई, जैसे मेरी नसों में गर्मी का कोई करंट दौड़ रहा हो, जिससे मेरा पूरा शरीर अपने आप कांपने लगा। ये बारिश असल में मेरे शरीर को और मजबूत बना रही थी। आखिर ये दुनिया में हो क्या रहा था? जैसे ही मैं उलझन में चकरा रहा था, मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग! दुनिया की ऊर्जा, ओरा, सोख ली गई है। एक स्टार्ट पॉइंट मिला। ऊर्जा! मेरी आंखों में हैरानी और गहरी हो गई। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया। मेरी नजरों में उलझन की एक झलक थी। लाल बारिश खुद ही मेरी समझ से बाहर की चीज थी, लेकिन बारिश के अंदर ऊर्जा, ये तो बिल्कुल ही अलग बात थी। फिर से आवाज आई। डिंग! दुनिया की ऊर्जा सोख ली गई है। एक स्टार्ट पॉइंट मिला। अगले ही पल मुझे सब समझ आ गया। एक जबरदस्त उत्साह मुझ पर हावी हो गया। मेरा विशाल शरीर खुशी के मारे वहीं कुछ बार उछला। यह लाल बारिश अविश्वसनीय थी। अगर मैं बस इसमें खड़ा रहूं तो मेरी ताकत आसमान छू सकती है। यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है।
स्नोपॉ, बारिश में आ जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साबित होगी। मेरी बेटी, जिसे मैंने बचाया था, मेरे लिए सब कुछ थी। बेशक मैं चाहता था कि ये जो भी तोहफा है उसमें वो भी हिस्सा ले। मेरा मन कह रहा था कि ये बारिश सिर्फ यही नहीं गिर रही है, ये पक्का पूरी दुनिया में होने वाली घटना होगी। अंदर ही अंदर राया ने अपनी आंखें घुमाईं। मुझे वो बताओ जो मुझे न पता हो। महारानी इस बारिश का इतनी देर से इंतजार कर रही थी कि फूल तक कुम्हलाने वाले थे, लेकिन बाहर से उसने खुशी खुशी सिर हिलाया। बिल्कुल डैड, सच तो ये है कि जैसे ही लाल बारिश गिरी, उसने पहले से ही गुप्त रूप से अपनी साधना की तकनीकें शुरू कर दी थीं और अपनी पूरी ताकत से ऊर्जा सोख रही थी। लेकिन इस शरीर की बुनियादी हालत अभी भी बहुत खराब थी। मेरे साथ 1 महीने से ज्यादा ट्रेनिंग के बाद भी वो अभी भी बहुत कमजोर थी। वो इस बात से डरी हुई थी कि कहीं मैं देख न लूं, इसलिए वो अपनी तकनीकें तभी इस्तेमाल करने की हिम्मत करती थी जब मेरा ध्यान कहीं और होता। वो खुद से बार बार यही कह रही थी, डैड को मेरा राज पता नहीं चलना चाहिए, अभी नहीं, जब तक मैं काफी ताकतवर ना हो जाऊं। मैंने एक बार राया की तरफ देखा, उसे मेरी तरह ही बारिश में खड़ा पाया और ज्यादा कुछ नहीं सोचा। सिस्टम की आवाजें एक के बाद एक गूंजती रहीं। जहां पहले 10 स्टैट पॉइंट्स कमाने के लिए कई दिनों की कड़ी ट्रेनिंग लगती थी, अब मैं उन्हें जमीन पर पड़े सिक्कों की तरह उठा रहा था। लाल बारिश के गिरने से हमारे आसपास की दुनिया हमारी आंखों के सामने ही बदल गई। जंगल के पेड़ पौधे नजर आने वाली रफ्तार से बढ़ रहे थे। वो घास जो पहले छोटी थी, अब ऐसे ऊपर की तरफ भाग रही थी जैसे उसकी जड़ों में सीधे कुछ डाल दिया गया हो। चारों तरफ से जानवरों की दहाड़ें आ रही थीं, जो बहुत ही आदिम और कच्ची थीं, जैसे किसी पुराने युग के युद्ध के नगाड़े बज रहे हों जिससे धरती कांप रही थी। जीव अपनी ही जगह पर उछल रहे थे और छटपटा रहे थे। उनके अंदर की ताकत सतह पर फटकर बाहर आ रही थी। उनकी परछाइयां लाल बारिश के बीच इधर उधर झलक रही थीं। उनके खून में छिपी दरिंदगी और जंगली पागलपन अब पूरी तरह सामने आ गया था। 2 घंटे बीत गए। मैंने अपना स्टेटस पैनल खोला। नाम केन, उम्र 2.5 साल, प्रजाति एक आदमखोर टाइगर, लेवल 10, स्टैट पॉइंट्स 2500। 2.5 घंटे और मैंने पहले ही 2500 स्टैट पॉइंट्स जमा कर लिए थे। बिना चाहे ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। फिर मेरे पूरे शरीर से एक जबरदस्त और हावी होने वाली ताकत ओरा फूटी, जो किसी भयानक तूफान की तरह बाहर की तरफ निकली, जिसका केंद्र मैं था, और सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। जब सुबह हुई तो वो लाल बारिश आखिरकार रुक गई। आसमान, जो कभी गहरा लाल था, अब साफ हो चुका था। दोनों सूरज ऊपर चमक रहे थे। यहां तक कि जमीन के खाली हिस्से भी अब हरियाली से भर गए थे। अगर हर पौधा और पेड़ अपने असली साइज से कई गुना बड़ा न हुआ होता तो सब कुछ लगभग सामान्य ही लगता। मैंने अपना स्टेटस पैनल फिर से खोला। 7000 से ज्यादा स्टैट पॉइंट्स जमा हो चुके थे। अगर लेवल 11 पहले से ही इतना ताकतवर था तो लेवल 12 कैसा महसूस होगा। एक बार फिर लेवल अप। इस बार कुछ पहले से अलग महसूस हुआ। एक अदृश्य ताकत मेरे अंदर गहराई में हलचल पैदा कर रही थी। मेरी रगों में किसी उफनती नदी की तरह बह रही थी। यहां तक कि मेरी आत्मा भी उसके स्पर्श से पहले से कहीं ज्यादा साफ और शुद्ध लगने लगी थी। पास ही राया अपनी साधना से बाहर आई और अपनी आंखें खोलीं। जब उसने मुझे फिर से लेवल बढ़ाते हुए महसूस किया तो वही हैरानी वाला भाव उसके चेहरे पर लौट आया। ऐसा नहीं हो सकता, डैड ने फिर से लेवल पार कर लिया। ये मुमकिन भी कैसे है। भले ही ऊर्जा अभी कितनी ही घनी क्यों ना हो, इतनी तेजी से इस लेवल तक पहुंचना नामुमकिन होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि डैड साधना का कोई बिल्कुल अलग ही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने उस वक्त राया पर कोई ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही विकास, इवोल्यूशन खत्म हुआ, मेरा पूरा ध्यान सीधे स्टेटस पैनल के बड़े हुनर, एडवांस स्किल्स पर चला गया। पिछले 2.5 सालों में मैंने हर बुनियादी हुनर को एडवांस लेवल तक पहुंचा दिया था। अब जब मैं लेवल 11 पर पहुंच गया था तो उन हुनरों को फिर से अपग्रेड किया जा सकता था। मुझे अंदाजा नहीं था कि वे क्या बन जाएंगे। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मैंने 1000 स्टैट पॉइंट्स सुपीरियर इंटिमिडेशन, बेहतरीन डराने की शक्ति में डाल दिए। एक पल में जानकारियों का एक सैलाब मेरे दिमाग में उमड़ पड़ा। मेरी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकी, जैसे उनके अंदर कोई रहस्यमयी आग जल उठी हो। खौफनाक नजर, ड्रेड गेज माइनस शुरुआती लेवल। किसी भी निशाने पर अपनी नजरें टिकाएं और उसके दिल में दबे सबसे गहरे डर को बाहर निकाल लें। खौफनाक नजर तो सुपीरियर इंटिमिडेशन इसमें बदल जाता है। अपग्रेड से पहले ही मैं इलाके के हर जानवर को इतना डरा देता था कि कोई पास भटकने की हिम्मत नहीं करता था। वो दबदबा तो कुदरती तौर पर ही आ जाता था। अब जब ये और बढ़ गया था तो पता नहीं ये कितनी दूर तक असर करेगा। मेरी आंखें जो किसी घंटी की तरह चमक रही थीं, उम्मीद से भर गईं। मुझे इसे किसी पर आजमाना होगा। मैंने अपनी नजरें अपने बगल में बैठी स्नोपॉ की तरफ घुमाईं। उसके शरीर से एक हल्की बैंगनी चमक निकल रही थी। वो उसके चारों तरफ किसी सपने की तरह घूम रही थी। रहस्यमयी और एकाग्र ऊर्जा की एक परत।
क्या नन्ही जान भी कोई खानदानी ताकत, ब्लडलाइन गिफ्ट जगा रही है? लगता है इसमें असली टैलेंट है। राया ने मेरी नजरें खुद पर महसूस की और उसका दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। सब खत्म हो गया। डैड ने देख लिया। क्या उन्हें शक होगा? क्या वे इस राज को राज रखने के लिए मुझे मार डालेंगे? अगर उन्होंने सच में ऐसा किया तो मैं क्या करूंगी? मैं अभी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। भाग जाऊं, पर मैं जाऊंगी भी कहां? तभी मेरी आवाज बड़े प्यार और उत्सुकता के साथ गूंजी। स्नोपो, तुमने कौन सी खानदानी ताकत जगाई है? राया की तेज आंखें एक पल के लिए इधर उधर घूमी। खानदानी ताकत? वो अभी जागृति के स्टेज तक भी नहीं पहुंची थी। मुमकिन ही नहीं था कि उसने कोई ब्लडलाइन गिफ्ट जगाया हो। क्या डैड को ये नहीं पता था? क्या इसीलिए वे उसे देख रहे थे? उन्हें सच में लगा कि उसने कोई ताकत जगा ली है। राया ने सावधानी से अपना सिर उठाया और बस एक पल के लिए मुझसे नजरें मिलाईं, फिर अपना फैसला लिया। साधना को छिपाने के लिए एक छोटा सा झूठ। डैड, मैंने लूनर वेल, चांद का पर्दा नाम की एक खानदानी ताकत जगाई है। जब तक मैं चांद की रोशनी में रहूंगी, मैं दुनिया की ऊर्जा को 10 गुना तेजी से सोख सकती हूं। 10 गुना? ये तो बहुत ही शानदार ताकत है। मेरी आंखों में सुखद आश्चर्य की एक चमक दौड़ गई। राया अभी छोटी और कमजोर थी, लेकिन मेरी सुरक्षा में वो वक्त की बात थी जब वो ताकतवर बन जाती। यह सोचकर मैंने अपना बड़ा पंजा बढ़ाया और राया के सिर को प्यार से सहलाया। तब तो तुम्हें और भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ऐसे तोहफे को बर्बाद मत करना, और खबरदार जो इसे आलस करने का बहाना बनाया, समझी? राया ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। मैं समझ गई डैड, मैं कड़ी मेहनत करूंगी। इसी बीच जंगल के बाहर लाल बारिश के बाद की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। इस बारिश ने इंसानियत के बीच एक वैश्विक हड़कंप मचा दिया था। यह है लाल बारिश क्या है? कुछ तो बहुत बुरा हो रहा है। इतनी अजीब चीजें बिना किसी वजह के नहीं होती। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। क्या कोई विशेषज्ञ बता सकता है कि अभी क्या हुआ? बारिश में भीगे बहुत से लोगों ने बताया कि वे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहे हैं। उनके शरीर नई ऊर्जा से भर गए थे, मांसपेशियां सख्त और दिमाग तेज हो गया था। इंटरनेट कमेंट्स, फोटो और वीडियो से भर गया था। मेरी मुर्गियां पागल हो गई हैं। उन्होंने मेरे सुरक्षा घेरे की लोहे की सलाखों को चबा डाला। क्या किसी और का पालतू जानवर भी ऐसा कर रहा है? ये खौफनाक है। शायद हमें अपने पालतू जानवरों से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। वे जितने भी प्यारे हों, म्यूटेटेड बदले हुए जानवर एक अलग ही कहानी है। जब ऑनलाइन बहस छिड़ी हुई थी, तभी एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको अपने आसपास के जानवरों से डरा दिया। ये एक फार्म के सुरक्षा फुटेज का हिस्सा था। फार्म की हर एक गाय और भेड़ म्यूटेट हो चुकी थी। वे शांत रहने वाले जानवर अब खून जैसी लाल आंखों और नुकीले घातक सींगों वाले बन चुके थे। वे गुर्रा रहे थे, सच में गुर्रा रहे थे, और फिर उन्होंने बाड़ तोड़ दी। वे मजबूत घेरे जिन्हें उन्हें रोकना चाहिए था, उनके टकराते ही ताश के पत्तों की तरह ढह गए। जानवरों ने फार्म के मजदूरों पर हमला कर दिया और बिना किसी रोक टोक के उन्हें कुचलने लगे। एक म्यूटेटेड सांड ने एक मजदूर को उछाल दिया जो जमीन पर जोर से गिरा। दूसरे को भेड़ों के झुंड ने घेर लिया और उसे अपने खुरों से तब तक रौंदा जब तक उसने हिलना बंद नहीं कर दिया। वीडियो खत्म होते ही उसे देखने वाले हर इंसान का खून जम गया। पूरी दुनिया में एक के बाद एक ऐसी खौफनाक घटनाएं हो रही थीं। दहशत फैल गई। दुनिया अराजकता, कियोस में डूब रही थी। मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। मैं अभी भी खुशी खुशी अपने स्टेटस पैनल को देख रहा था, बचे हुए 1000 स्टैट पॉइंट्स पर नजर गड़ाए हुए। दिमाग में हिसाब लगा रहा था। इन्हें बचाकर रखने से कुछ नहीं होगा। बेहतर है कि इन्हें किसी और स्किल को अपग्रेड करने में लगाया जाए। सोच विचार के बाद मेरी नज़र सुपीरियर फैंग स्ट्राइक, बेहतरीन दांतों का प्रहार पर टिकी। अब तक मैं समझ चुका था कि पूरी दुनिया बदल चुकी है। सिर्फ मैं और स्नोपो ही ताकतवर नहीं हुए थे, बल्कि बहुत से दूसरे जानवर भी हुए थे। इस इलाके में मैं निर्विवाद राजा था। कोई भी जानवर यहाँ कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन मैं हमेशा के लिए जंगल के इस छोटे से हिस्से में नहीं रह सकता था। मुझे अभी जिस चीज की जरूरत थी वो थी एक लड़ने का हुनर, कॉम्बैट स्किल। जैसे ही स्टैट पॉइंट्स उसमें गए, मेरे पंजों में एक रहस्यमयी ताकत दौड़ गई। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे पंजे एक दहकती हुई ऊर्जा में लिपटे जा रहे हैं। फिर स्टेटस पैनल पर सुपीरियर फैंग स्ट्राइक बदलकर टाइटन क्लॉ बन गया। टाइटन क्लॉ माइनस शुरुआती स्तर। पंजे धातु की तरह सख्त हो गए हैं, स्टील को छेद सकते हैं और पत्थर को चीर सकते हैं। इसमें फाड़ देने वाला प्रभाव, रेंडिंग इफेक्ट है। मेरे चेहरे पर खुशी छा गई। मैंने बिना एक पल की देरी किए इसे एक्टिवेट किया और मेरे पंजे ठोस सोने की तरह चमकने लगे। उनकी हर धार पर एक ठंडी और घातक चमक थी, जैसे कोई पौराणिक हथियार दुनिया में आया हो। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। मेरी नजर पास ही पड़े एक विशाल पत्थर पर पड़ी। मैंने अपना पंजा घुमाया और अगली स्क्रिप्ट आप दे सकते हैं। एक ही जोरदार धमाका।
सीधा उस पत्थर पर बूम। टाइटन क्लॉ की ताकत के नीचे वो विशाल पत्थर धूल में मिल गया। मैंने उसके अवशेषों को देखा, मेरी आंखें चमक उठीं। इसे कहते हैं हुनर। टाइटन क्लॉ अपने नाम पर खरा उतरा है। एक ही वार में पत्थर का चूरा हो गया। यहां तक कि वे जानवर भी जो लाल बारिश से गुजर चुके हैं, जो साधारण हैं, वे ऐसे वार को झेल नहीं पाएंगे। फिलहाल बाहर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो मुझे चुनौती दे सके। उस आवाज ने राया का ध्यान खींचा। वो मुड़ी और उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। क्या ये डैड की खानदानी ताकत है? ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली लग रही है। यह तो बुरा हुआ। डैड की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी तो ऊर्जा की जागृति शुरू ही हुई है और वे पहले ही इस लेवल पर हैं। उसे और कड़ी मेहनत करनी होगी। वो बहुत पीछे छूट जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ऊर्जा की जागृति के बाद दुनिया बदल चुकी थी। ऊर्जा का घनत्व अपने चरम से थोड़ा कम तो होगा, पर बहुत ज्यादा नहीं। और जिस रफ्तार से मैं आगे बढ़ रहा था, अगर उसे बराबरी का कोई भी मौका चाहिए था तो उसे खुद को और ज्यादा झोंकना होगा। साथ ही लाल बारिश और अपनी साधना की तकनीकों के बीच राया खुद भी काफी बदल गई थी। उसका कभी नन्हा सा दिखने वाला शरीर अब काफी बड़ा हो गया था और उसके बाल पहले से कहीं ज्यादा चिकने और चमकदार हो गए थे। लेकिन मेरे विशाल शरीर के सामने वो अभी भी एक छोटे से बिंदु जैसी थी। राया ने मेरे अंदर से निकलती ऊर्जा को महसूस किया। उसने चुपचाप एक फैसला लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊर्जा की जागृति पहले ही शुरू हो चुकी है। दुनिया में भरी इस ऊर्जा के साथ वो आधे महीने के भीतर जागृति के चरण, अवेकनिंग स्टेज को पार कर सकती है। एक बार जब वो उस चरण पर पहुंच जाएगी तो वो अपनी पिछली जिंदगी की उन्नत युद्ध कलाओं और गुप्त तकनीकों को फिर से शुरू कर सकती है। वो जिस साधना पद्धति का अभ्यास करती थी उसे वायलेट फ्लेम ब्रीदिंग, बैंगनी लौ वाली श्वसन क्रिया कहा जाता था। उसकी पिछली जिंदगी में साधना पद्धतियों को मॉर्टल, किंग, एम्परर और अर्थ टीयर में बांटा गया था। वायलेट फ्लेम ब्रीदिंग एक अर्थ टीयर तकनीक थी। हर बार जब इसका चक्र पूरा होता तो ऐसा लगता जैसे कोई स्वर्ग और धरती के साथ तालमेल बिठाकर नाच रहा हो। ये उसका सबसे बड़ा इक्का था। तभी मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंची। मैं बड़े प्यार से स्नोपो को देखता हूं और उसे धीरे से याद दिलाता हूं, गुफा में वापस जाओ और आराम करो। डैड हमारे लिए कुछ खाना ढूंढने जा रहे हैं। राया ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। उसका नन्हा चेहरा चिंता से भरा था। ठीक है, पर प्लीज अपना ख्याल रखना डैड। मैंने धीरे से उसके सिर के ऊपरी हिस्से को सहलाया। अच्छी बच्ची बनकर मेरा इंतजार करना, कहीं भटकना मत। मैं मुड़ा और जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। वो जंगल जिसे मैं कभी जानता था अब पहचान में नहीं आ रहा था। ढलान वाली पहाड़ियां अब घनी झाड़ियों में बदल गई थीं, जिन्होंने आसमान को ढक लिया था, और झरने उलझी हुई झाड़ियों की वजह से पतली धाराओं में सिमट गए थे। जो पेड़ कभी ऊंचे थे वे अब बादलों को चीर रहे थे। उनकी छत्र छाया इतनी घनी थी कि दोपहर की तपती धूप भी उसे भेद नहीं पा रही थी। चलते हुए मैं अपने आसपास का जायजा लेता हूं, खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाता। यह बदलाव चौंकाने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बिल्कुल अलग ही दुनिया में कदम रख दिया हो। मैं पड़ोस की पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ता हूं और दूर से जानवरों के टकराने और दहाड़ने की आवाजें सुनता हूं। जंगल की वो हिंसक महक सीधे मेरी तरफ आती है। मैं तुरंत अपना ध्यान केंद्रित करता हूं और सावधानी से आवाज की दिशा में बढ़ता हूं। अभी 2 ही कदम चले थे कि सामने की घास एक भयानक धमाके के साथ दब गई और एक विशाल म्यूटेटेड जंगली सुअर बोर, जो लाल बारिश में भीगा हुआ था, सामने आ गया। इसका आकार एक छोटी गाड़ी जितना बड़ा है। इसके पैर पत्थर के खंभों जैसे मोटे हैं। इसकी गहरे लाल रंग की त्वचा पर सुई जैसे सख्त बाल उगे हैं और इसकी सुर्ख आंखों में जंगली गुस्सा उबल रहा है। मैं उस सुअर का अंदाजा लगाता हूं। दिमाग में हिसाब किताब शुरू हो चुका है। यह चीज काफी बड़ी है। स्नोपो की डाइट बढ़ाने के लिए ये बिल्कुल सही शिकार है। तभी वो सुअर अपने पिछले पैरों से जोर लगाता है, धूल का गुबार उड़ाता है और एक बेकाबू राक्षस की तरह मेरी तरफ झपटता है। मुझे लगभग हंसी आ जाती है। इस जंगल के जानवर मुझे देखते ही भाग जाया करते थे और अब ये खुद ही शिकार बनने चला आया है। ठीक है, आज का खाना तुम ही हो। सुअर ने अपना सिर नीचे किया। उसके नुकीले दांत, टस्क सीधे मेरे पेट की ओर थे। वो जानलेवा हमला करने पर आमादा था। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। मेरा शरीर एक काली परछाई की तरह लहराया। टाइटन क्लॉ सोने की तरह चमके और एक ही वार में वो सुअर आसानी से बीच से फट गया। उसका विशाल शरीर एक पेड़ से जा टकराया। वो बिना रुके चीख रहा था। फिर कुछ ही पलों बाद वो एक भारी धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के जानवरों ने मेरे अंदर से निकलती जानलेवा शक्ति, किलिंग ओरा को महसूस किया और हर दिशा में दुम दबाकर भागने लगे। जंगल में एक पल में सन्नाटा छा गया। मैं सुअर को घसीटकर गुफा तक ले गया और स्नोपो को खाने के लिए बाहर बुलाया। विशाल सुअर को देखकर स्नोपो की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी छोटी सी पूंछ बिना रुके हिलने लगी और वह उछलती हुई उसकी तरफ बढ़ी। मैंने रगड़कर आग जलाई और मांस भुनना शुरू किया।
स्नोपो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मेरे बगल में दुबक कर बैठ गई। जल्द ही भुनते हुए मांस की सौंधी खुशबू हवा में तैरने लगी। मैंने स्नोपो के साइज जितना बड़ा मांस का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे थमा दिया। स्नोपो बड़े बड़े निवाले भरकर उसे खाने लगी। मुंह में मांस भरे हुए ही वो बुदबुदाई, बहुत स्वादिष्ट है। मैं उसे प्यार भरी नजरों से देखता रहा और मुस्कुराते हुए कहा, आराम से खाओ। अगर तुम्हें ये पसंद आया तो डैड अगली बार तुम्हारे लिए एक और पकड़ लाएंगे। मैं मन ही मन सोचने लगा कि ऊर्जा की जागृति ने यहाँ खतरों को दोगुना कर दिया है। इंसानों की रफ्तार से ट्रेनिंग करना अब काफी नहीं है। अगर मुझे स्नोपो की रक्षा करनी है तो मुझे बहुत तेजी से ताकतवर बनना होगा। मैंने 1000 जिन वजन का एक पत्थर ढूंढा। अपने दोनों पंजों से उसे मजबूती से पकड़ा। मेरी मांसपेशियां फूल उठीं और मैंने उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। राया पूरी तरह उलझन में दिखी और पास आकर बोली, डैड, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने पत्थर को सिर के ऊपर उठाए हुए ही बीच में छोटा सा जवाब दिया। इस ट्रेनिंग के तरीके को देखकर राया को अचानक एक पुरानी याद आई, वो प्राचीन गुप्त ग्रंथ जिसमें बताया गया था कि असुर देवता अपने शरीर को कैसे फौलाद बनाते थे। उसका दिल डर और हैरानी से कांप उठा। उसे चुपके से शक होने लगा कि मैं वाकई पुनर्जन्म लिया हुआ कोई प्राचीन असुर देवता हूं। इसलिए वो और भी चौकन्नी हो गई और अपने इंसानी आत्मा होने के राज को और भी गहराई से छिपाने लगी। मैं खामोशी और एकाग्रता के साथ ट्रेनिंग करता रहा, अपनी सहन शक्ति, स्टैमिना को असली खतरों के लिए बचाकर रखते हुए। 3000 दंड बैठक स्क्वैट्स के बाद मैं रुका। वो पत्थर एक झटके के साथ जमीन पर गिरा जिससे धरती हिल गई। मैं स्नोपो की तरफ मुड़ा और बड़े प्यार से कहा, डैड, नदी पर नहाने जा रहे हैं, कहीं भटकना मत। अगर कुछ भी खतरनाक महसूस हो तो तुरंत मुझे आवाज देना। राया ने बड़ी मिठास से जवाब दिया, समझ गई डैड। जैसे ही मैं नजरों से ओझल हुआ, राया तुरंत पालथी मारकर बैठ गई और अपनी वायलेट फ्लेम ब्रीदिंग को उसकी चरम सीमा तक ले गई। ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी जिससे एक शानदार बैंगनी चमक निकलने लगी। उसका पूरा ध्यान जल्द से जल्द जागृति के चरण, अवेकनिंग स्टेज को पार करने पर था। वो इतनी खोई हुई थी कि उसने ऊपर मंडराते उस म्यूटेटेड सुनहरे बाज गोल्डन ईगल को नहीं देखा जिसकी नजरें उस पर टिकी थीं। उस बाज के पंखों का फैलाव 10 मीटर से ज्यादा था। उसके सुनहरे पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। जैसे ही उसने राया के चारों ओर बैंगनी चमक देखी, उसकी आंखों में लालच आ गया। वो सुनहरी बिजली की तरह नीचे झपटा। उसके पंजे सीधे राया की ओर थे। राया की आंखें झटके से खुलीं। उसने मन ही मन कहा, गंदे पक्षी, तुम अभी मुश्किल से मॉर्टल स्टेज पर हो और मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हो। राया ने अपनी रहस्यमयी चाल, घोंसली फुटवर्क का इस्तेमाल किया और आसानी से बच निकली। बाज का निशाना चूक गया और वो फिर से झपटा, इस बार और भी ज्यादा दरिंदगी के साथ। राया अपनी छिपी हुई ताकत का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन वो अपनी गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल करके इसे यहीं खत्म करना चाहती थी। पर उसे डर था कि कहीं उसकी असली ताकत सामने न आ जाए और मुझे शक हो जाए। उलझन और घबराहट के बीच वो बस बचती रही। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और एक डरी हुई नन्ही बाघिन की तरह आवाज निकाली, डैड, बचाओ। मैं नदी में नहा रहा था जब स्नोपो की वो डरी हुई चीख मेरे कानों तक पहुंची। मेरी आंखें झटके से खुलीं। एक भयानक गुस्सा मेरे अंदर उमड़ पड़ा। मैं नदी से बाहर कूदा और पूरी रफ्तार से उसकी तरफ भागा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की तरफ आंख उठाने की? लगता है तुम्हारी मौत आई है। बार बार निशाना चूकने से वो बाज पागल हो चुका था। उसकी वजह से जंगल में तेज हवाएं चलने लगी थीं। राया मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। एक भी चूक और उसकी असली ताकत सामने आ जाती। उसी वक्त किसी गरज की तरह एक दहाड़ पूरे जंगल में गूंजी, स्नोपो, डरो मत, डैडी आ गए हैं। मेरे दबदबे ओरा से घबराकर बाज ने भागने की कोशिश की, लेकिन राया उसे इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। उसने चुपके से अपनी रूहानी ताकत, सॉइल पावर का इस्तेमाल करके उसे रोक लिया, जिससे वो बाज लड़खड़ाकर आसमान से नीचे गिरने लगा। मेरा पहाड़ जैसा शरीर एक पल में वहां पहुंच गया। काले बाल ठंडी रोशनी में चमक रहे थे, आंखों में गुस्सा भरा था और मेरी नजरें उस छटपटाते हुए बाज पर टिकी थीं। तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत की। आज तुम्हें देवता भी नहीं बचा सकते। मेरे पैने पंजों ने बाज की पीठ को चीर दिया। वो दर्द से कराह उठा और बेतहाशा फड़फड़ाने लगा, पर सब बेकार था। मेरे एक ही वार ने उसके शरीर के परखच्चे उड़ा दिए। वो बाज वहीं ढेर हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और पछतावा भरा था। मैं बाज की लाश को बिना देखे सीधे स्नोपो की तरफ भागा और फिक्र भरी नजरों से उसे चेक करने लगा। क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? राया तुरंत मेरी बाहों में सिमट गई। उसकी आंखें नम थीं और वो बहुत छोटी और बेबस लग रही थी। डैड, मैं बहुत डर गई थी। मेरे पंजों में दुबकी हुई वो डर और दुख की मूरत लग रही थी, लेकिन पंजों के बीच से उसकी नजरें बाज की लाश पर टिकी थीं और वो मन ही मन अपनी जीत पर खुश हो रही थी। मैंने धीरे से उसके नन्हे सिर को सहलाया। मेरी आवाज धीमी और सुकून देने वाली थी। अब सब ठीक है,
सब खत्म हो गया। डैडी ने उसे खत्म कर दिया है। अब कोई भी जानवर तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। जब स्नोपो शांत हो गई तो मैं बाज की लाश की तरफ मुड़ा। मेरी नजरें ठंडी पड़ गईं। मैंने अपनी जन्मजात शक्ति सोलबाइंड को जगाया। अगले ही पल उस बाज के शरीर से एक रूहानी साया धीरे धीरे बाहर निकला, जो अब एक गुलाम आत्मा के रूप में मेरी मर्जी से बंधा था। बाज का वो रूहानी साया हवा में तैर रहा था, एक धुंधली सी, लगभग अदृश्य चीज जो चांदी जैसे सलेटी धुएं के रेशों से बनी थी। उसका पूरा वजूद एक हल्की काली धुंध में लिपटा था, जो किसी बहते हुए अंधेरे पर्दे की तरह लहरा रही थी। उसके भीतर बाज की रूपरेखा मुश्किल से दिखाई दे रही थी। मैंने अपना पंजा उठाया और अपनी सुनहरी आंखों से उस साये को गौर से देखा। तो एक आत्मा ऐसी दिखती है, ये इतनी अजीब क्यों लग रही है? मैंने सोचा था कि ये अपने जिंदा रूप जैसी ही दिखेगी, बस थोड़ी पारदर्शी होगी। मैंने इस काली धुंध या इसके इतने कमजोर होने की उम्मीद नहीं की थी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि असली बाज बहुत कमजोर था? पास ही खड़ी स्नोपॉ यानी राया की अंबर जैसी बाघिन आंखें अचानक फैल गईं। उसकी पुनर्जन्म वाली रूहानी ताकत किसी भी साधारण जानवर से कहीं ज्यादा थी, जिससे वो उस आत्मा को बिल्कुल साफ देख पा रही थी। वो एक पेड़ के पीछे ठिठक गई, उसका दिमाग चकरा रहा था। एक मामूली मॉर्टल स्टेज के जानवर से ऐसी आत्मा? मौत के बाद तो ऐसी रूह को बिखर जाना चाहिए था। वो रूहानी बाज किसी नशे में धुत साए की तरह इधर उधर डोल रहा था, जैसे किसी शून्य से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों के दो खाली गड्ढे धीरे से मुझ पर टिक गए। एक हल्की लेकिन साफ रूहानी संदेश मेरे दिमाग में पहुंचा, मेरे स्वामी। एक गुलाम रूह के तौर पर उसके अंदर मेरे प्रति गहरी वफादारी थी। उसकी कम चेतना और बात करने की सीमित क्षमता के बावजूद वो बिना किसी झिझक के अपनी अटूट भक्ति मुझ तक पहुंचा रहा था। उसी वक्त उसके बारे में सारी जानकारी मेरे दिमाग में आ गई। वो शारीरिक हमला नहीं कर सकता था, लेकिन वो सीधे रूहों को नुकसान पहुंचा सकता था, और जिनकी रूहानी ताकत कमजोर थी वे उसे देख भी नहीं सकते थे। जैसे ही मुझे ये समझ आया, मेरी आंखें चमक उठीं। मेरे काले बालों के नीचे की मांसपेशियां थोड़ी खिंच गईं। अदृश्य एक शांत रोमांच मेरे अंदर दौड़ गया। जब से ऊर्जा जागी थी, हर जानवर की प्रवृत्ति और भी हिंसक हो गई थी। ये इलाका अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा था। बाज का हमला एक चेतावनी थी, और ये अदृश्य रूहानी साया एक कुदरती अर्ली वार्निंग सिस्टम, चेतावनी तंत्र जैसा था। मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने उस रूहानी साये को भारी और आदेश भरी आवाज में कहा, जिसमें सवाल की कोई गुंजाइश नहीं थी। आज से तुम इस पहाड़ की पहरेदारी करोगे। जैसे ही कोई घुसपैठिया यहां आए, मुझे रूहानी संदेश के जरिए तुरंत खबर करना। बाज की रूह ने बड़े सम्मान के साथ जवाब दिया। उसकी रूहानी लहरों में पूरी तरह समर्पण था। जैसा आपका हुक्म मेरे स्वामी। वो बाज एक काले धुएं की लकीर बनकर जंगल में खामोशी से ओझल हो गया। राया उस जगह को घूरती रही जहां से वो गायब हुआ था। उसके चेहरे से हैरानी जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो धीरे से चलकर आई और अपना सिर मेरे विशाल बालों वाले सीने में छिपा लिया, कान झुका लिए, जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। मैंने उसके छोटे से सिर को सहलाया। मेरी आवाज नरम और फिक्र से भरी थी। डरो मत स्नोपॉ, जब तक डैडी यहां है तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। राया ने प्यार से सिर हिलाया और मेरे पंजे को धीरे से चाटा। उसकी आवाज बहुत ही कोमल और मासूम थी। मुझे पता है डैड हमेशा मेरी रक्षा करेंगे और सारे बुरे लोगों को पीटेंगे। बाहर से वो पूरी तरह मिठास और मासूमियत की मूरत थी, पर अंदर ही अंदर सिर्फ नफरत और तिरस्कार। लेकिन उन मासूम दिखने वाली बाघिन आंखों के पीछे डर की एक ऐसी लकीर छिपी थी जिसे वो मुश्किल से दबा पा रही थी। एक मामूली जानवर, उससे मैं क्यों डरूंगी? मुझे जिससे डर है। उसने एक सावधानी भरी नजर ऊपर मेरी तरफ डाली। उसका छोटा सा शरीर हल्का सा कांप रहा था। वो अंदरूनी दहशत में डूबी हुई थी। मुझे जिससे डर है वो है डैड। प्राचीन असुर देवता इंसानों से नफरत करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं एक टाइगर के शरीर में एक इंसानी आत्मा हूं, तो क्या वे मुझे आग पर भून देंगे? मुझे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। मुझे लगा कि वो अभी भी उस बाज के हमले से डरी हुई है, इसलिए मैंने उसे तसल्ली देने के लिए कुछ और प्यार भरे शब्द कहे। इस बीच राया ने मन ही मन एक कसम खाई। वह एक आदर्श और आज्ञाकारी बेटी का नाटक करेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो ये राज कभी बाहर नहीं आने देगी। स्नोपॉ की काबिलियत के बारे में सोचकर मेरे ऊपर एक अचानक दबाव सा महसूस हुआ। अगर ऐसा दिन आया जब मैं अपनी ही बेटी को न हरा सका, तो मैं कैसा पिता कहलाऊंगा? मैंने पास ही पड़े 1000 जिन के पत्थर को देखा और एक नया संकल्प लिया। 1500 जिन, ये सही रहेगा। यहां से मैं इसे और ऊपर ले जा सकता हूं। मैंने अपने बगल में सिमटी स्नोपॉ को देखा और मेरा सीना गर्व से भर गया। स्नोपॉ, चाहे तुम एक छोटी सफेद बाघिन हो या पुनर्जन्म लिया हुआ कोई असुर देवता, जिस पल तुमने मुझे डैड बुलाया, तुम हमेशा के लिए मेरी बेटी बन गई। अगले कुछ दिनों तक मैं बिना रुके अपनी ट्रेनिंग करता रहा। हर सुबह जब पहली रोशनी घने पेड़ों से छनकर आती, मैं अपनी ट्रेनिंग की जगह पर होता।
1500 जिन के पत्थर को पकड़कर मांसपेशियों पर जोर देते हुए मैं उसे बार बार अपने सिर के ऊपर उठाता। स्नोपो पास ही ट्रेनिंग करती, लेकिन उसका स्टैमिना मेरे आसपास भी नहीं था। वो बस थोड़ी देर ही साथ दे पाती और फिर हार मान लेती। फिर वो किनारे जाकर खेलने लगती, तितलियों के पीछे गोल गोल चक्कर काटती। जब मैं ट्रेनिंग में डूबा होता, वो चुपके से एक छिपी हुई गुफा में जाती, पालथी मारकर बैठती और उसके नन्हे शरीर के चारों ओर एक हल्की बैंगनी चमक उभर आती। वो खेल कूद तो बस एक दिखावा था, एक नाटक। वो वायलेट फ्लेम ब्रीदिंग को सक्रिय करती है और लालच के साथ अपने आसपास की ऊर्जा को सोखने लगती है। उसका एकमात्र लक्ष्य है जल्द से जल्द जागृति के चरण, अवेकनिंग स्टेज को पार करना। यही उसकी असली प्राथमिकता है। उसे तेजी से आगे बढ़ना है, इस जगह को छोड़ना है और उस तकदीर को पाना है जो उसकी है। कई दिन बीत जाते हैं और मुझमें शक का कोई संकेत नहीं दिखता। राया आखिरकार अपनी सावधानी थोड़ी कम कर देती है और गुप्त साधना और मेरे सामने एक प्यारी बेटी का नाटक करने की दिनचर्या में ढल जाती है। एक सुबह ट्रेनिंग के बाद मैं स्नोपो के सिर पर प्यार से हाथ फेरता हूं और उसे याद दिलाता हूं, डैड शिकार पर जा रहे हैं, घर पर रहना और अच्छे बच्चे बनकर रहना, कहीं भटकना मत। राया ने अपना सिर ऊपर उठाया, उसकी अंबर जैसी आंखों में मासूमियत भरी थी। समझ गई, प्लीज अपना ख्याल रखना डैड, मैं यहीं आपके घर आने का इंतजार करूंगी। मैं मुड़ा और जंगल की ओर बढ़ गया। मेरी परछाई जल्द ही पेड़ों के बीच ओझल हो गई। राया ने तब तक इंतजार किया जब तक मैं नजरों से काफी दूर नहीं चला गया। उसे यकीन था कि मैं जल्दी वापस नहीं आऊंगा। फिर वो पालथी मारकर बैठ गई। उसके होठों पर एक रोमांच भरी मुस्कान थी। उसने महसूस किया कि दुनिया घनी ऊर्जा से भरी हुई है। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। आज सबसे सही मौका है। डैड शिकार पर गए हैं और वो इस पल का फायदा उठाकर लेवल पार करने वाली है। दिनों की कड़ी साधना के बाद वो महसूस कर सकती थी कि जागृति का द्वार अब उसकी पहुंच में है। उसने एक गहरी सांस ली और वायलेट फ्लेम ब्रीदिंग को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उसका छोटा सा शरीर ऊर्जा के लिए एक ब्लैक होल बन गया, जो अपने आसपास की हर चीज को पागलों की तरह निगल रहा था। एक चकाचौंध कर देने वाली बैंगनी रोशनी ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया, जो बेहद खूबसूरत और किसी सपने जैसी लग रही थी। पास के हर फूल, घास और पेड़ पर बैंगनी रंग की छटा छा गई। हर सांस के साथ ऊर्जा किसी ज्वार की तरह अंदर आने लगी। उसकी ताकत बिना रुके बढ़ती रही। उस रहस्यमयी शक्ति में लिपटा उसका नन्हा शरीर अब खामोशी से बड़ा होने लगा। उसकी आंखें और भी गहरे बैंगनी रंग की हो गईं, जिनमें एक परलौकिक चमक थी। फिर उसके दिमाग के अंदर एक तीखी आवाज हुई, जैसे कोई जंजीर टूट गई हो। सब कुछ बदल गया। उसकी बैंगनी आंखें झटके से खुलीं। वो खुशी के मारे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मैंने कर दिखाया। आखिरकार मैंने जागृति के चरण को पार कर लिया। ऊर्जा की जागृति अभी नई है। अभी बहुत कम जानवरों ने इस चरण को छुआ है। वो पहले ही दुनिया से आगे निकल चुकी है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने जो भी मौके गंवाए थे, राया अब उन सबको हासिल करने वाली है। ठीक वैसे ही जैसे मेरे लेवल पार करने पर हुआ था। उसके दिमाग में भी कहीं से जानकारियों का सैलाब उमड़ पड़ा। जब उसने सब कुछ समझ लिया तो उसकी खुशी दोगुनी हो गई और उसके चारों ओर की बैंगनी ऊर्जा और भी तेज चमकने लगी। राया ने अपने पंजों को देखा। उसकी आंखें खुशी से फटी रह गईं। मेरी खानदानी ताकत, ब्लड लाइन गिफ्ट जाग गई है। फैंटम स्प्लिट, फैंटम स्प्लिट। मैं अपने जैसी ही ताकत वाले हमशक्ल बना सकती हूँ। वे कितनी देर तक रहेंगे, ये मेरी साधना के लेवल पर निर्भर करता है। ये काबिलियत साधारण से बहुत ऊपर थी। इससे दुश्मनों को चकमा देना और काम निपटाना बहुत आसान हो जाएगा। उसने सावधानी से आसपास देखा और खुद को तसल्ली दी, डैड अभी भी नहीं आए हैं। उसकी घबराहट और उत्साह के बीच एक साहसी विचार ने उसके दिल में जगह बना ली। अब वो जागृति के चरण पर पहुंच गई है। उसके पास खुद की रक्षा करने की ताकत है। डैड दूर हैं। खिसक जाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वो हमेशा से जानती थी कि एक बार लेवल पार करने के बाद उसे जाना ही होगा। लेकिन अपने सामने उस पत्थर के घर को देखकर उसका सीना एक अजीब सी हिचकिचाहट से भर गया। उस घर का एक एक पत्थर मेरे अपने हाथों से रखा गया था। उसमें उन दोनों की हर एक याद बसी थी। राया उस पत्थर के घर के सामने खड़ी थी। उसके पंजे बिना सोचे जमीन खुरच रहे थे। उसकी बाघिन आंखें भावनाओं से भरी थीं। आह, मैं सच में जाना नहीं चाहती। डैड के हाथों के बने भुने हुए मांस का स्वाद उसके दिमाग में कौंध गया। उसका गला थोड़ा भर आया। एक बार जाने के बाद उसे फिर कभी उनके हाथ का बना खाना नसीब नहीं होगा। वो दिल में सच जानती थी। केन एक पुनर्जन्म लिया हुआ असुर देवता है। वो एक इंसानी आत्मा है। अगर कभी सच सामने आया तो उसके नतीजे सोच से परे होंगे। इसके अलावा ऊर्जा की जागृति ने उसकी पिछली जिंदगी के सबसे बड़े मौकों को उसकी पहुंच में ला दिया है। उसे अभी भी अपनी पिछली जिंदगी के गद्दारों को ढूंढना है और उसे जल्द से जल्द अर्थ स्टेज पर वापस पहुंचना होगा। राया ने अपने जबड़े भींचे। उसकी आंखों में संकल्प की आग थी।
इस जिंदगी में मैं जितनी जल्दी हो सके अर्थ स्टेज पर पहुंचूंगी, आने वाले हर बाहरी आक्रमण का सामना करूंगी और उन गद्दारों को सबक सिखाऊंगी। अपने दांत पीसते हुए राया ने अपनी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके शरीर का हर बाल खड़ा हो गया, क्योंकि बैंगनी रोशनी लहरों की तरह उसके चारों ओर उठने लगी। उसका चेहरा दर्द से बिगड़ गया। उसके बालों से ठंडा पसीना टपकने लगा। वो एक धीमी कराह को नहीं रोक पाई, क्योंकि उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसकी ताकत खत्म हो रही थी। उसने खून की एक बूंद थूकी, एक ब्लड पर्ल, रक्त मोती, जिसमें वायलेट फ्लेम ब्रीदिंग का पूरा सार था। ये उसकी पिछली जिंदगी की सबसे कीमती चीज थी जो वो अपने साथ लाई थी, और वो इसे मेरे लिए बदले रिपेमेंट के तौर पर छोड़कर जाना चाहती थी। राया अपने थके हुए शरीर को घसीटकर पत्थर के घर के अंदर ले गई। उसने वो ब्लड पर्ल बिस्तर पर रख दिया। उसकी बाघिन आंखें बड़े प्यार और ममता के साथ उस पर टिकी रहीं। इसे मेरी जान बचाने और मुझे पालने के बदले मेरा कर्ज उतारने का तरीका मानिए, उसने खामोशी से अपने दिल में कहा। फिर उसकी नजरें पूरी तरह से संकल्प से भर गईं। अलविदा डैड। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद यही बेहतर होगा कि हम फिर कभी न मिले। फिर राया मुड़ी और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह उस दिशा के ठीक उल्टी दिशा में भाग गई जहां मैं शिकार करने गया था। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। इस बीच ऊर्जा की जागृति ने जंगल के जानवरों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था, लेकिन जागृति के चरण पर मेरे सामने वे बड़े टुकड़ों वाले शिकार से ज्यादा कुछ नहीं थे। मैं एक विशाल म्यूटेटेड सुअर को पेड़ों के बीच से घसीटता हुआ ला रहा था और बड़े उत्साह में एक धुन गुनगुना रहा था। ये सोचकर मेरा दिल भर आया कि भुना हुआ मांस देखकर स्नोपो कैसे खुशी से उछलेगी। अपने इलाके में वापस आकर मैंने पत्थर के घर की तरफ आवाज दी, स्नोपो, उठने का समय हो गया, नाश्ता तैयार है। डैडी ने एक और जंगली सुअर पकड़ा है और मुझे कुछ नए मसाले भी मिले हैं। लेकिन जिस हंसमुख जवाब की मुझे उम्मीद थी वो कभी नहीं आया। सुअर पर टिके मेरे हाथ बीच में ही जम गए। मेरी बाघिन आंखें उलझन के साथ पत्थर के घर की तरफ घूमी। ये नन्ही जान तो अब तक दरवाजे पर आ जाती थी। क्या हो रहा है? मैं बड़े कदमों से अंदर गया और हर कोना छान मारा, पर राया का कहीं नामो निशान नहीं था। स्नोपो, कहाँ हो तुम? डैडी के साथ लुका छिपी खेलना बंद करो, आओ मदद करो। अभी भी कोई जवाब नहीं। अब घबराहट मुझ पर हावी होने लगी। मेरा दिमाग सीधे सबसे बुरे ख्यालों पर चला गया। क्या किसी जानवर ने उसे पकड़ लिया? मैंने तुरंत उस रूहानी बाज ईगल स्पिरिट को बुलाया जो आसमान में पहरा दे रहा था। क्या तुमने स्नोपो को देखा? रूहानी बाज ने अपना संदेश भेजा, स्नोपो चली गई है। मैं वहीं पत्थर सा जम गया। वह चली गई? मेरे इतना सब करने के बाद तुम बिना एक शब्द कहे क्यों चली गई? क्या तुम्हें अंदाजा है कि बाहर कितनी असुरक्षा है? लेकिन गुस्सा जल्दी ही खत्म हो गया और सिर्फ चिंता रह गई। मैंने उस बाज से पूछा कि वो किस दिशा में गई है। जब मैंने सुना तो मेरी आंखें कड़वाहट से भर गईं। वो ठीक उस दिशा के उल्टी तरफ गई थी जहां उसे जाना चाहिए था। मैंने रूहानी बाज को सख्त हुक्म दिया, तुरंत उसी दिशा में जाओ जहां वो गई है। तेज, रुकना मत। जैसे ही कुछ भी गड़बड़ लगे मुझे तुरंत खबर करना। मैं एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। मेरे चारों अंगों में बिजली सी ताकत दौड़ती है और मैं एक काली लकीर बनकर जंगल को चीरने लगता हूं। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है, उसकी सुरक्षा। स्नोपो, तुम कितनी लापरवाह हो। बाहर की दुनिया खतरों से भरी है। जब तुम मुझे मिलोगी न नन्ही महोदया, तो तुम्हें एक जोरदार डांट पड़ने वाली है। जंगल की गहराई में राया तेजी से भाग रही है। पीछे छूटने का दुख अब आजादी के रोमांच में बदल चुका है। हा, आखिरकार मैं उस कैद से आजाद हो गई। अब इस डर में नहीं जीना पड़ेगा कि मेरा राज खुल जाएगा। आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। वो छोटे गिलहरियों और खरगोशों के पास से गुजरती है, उन्हें छेड़ते हुए नमस्ते करती है और वे नन्हे जीव डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी बिना किसी चेतावनी के एक जवान सांड जितना बड़ा भेड़िया झाड़ियों से बाहर निकलता है। उसकी हरी आंखें राया पर टिकी हैं और मुंह से लार टपक रही है। राया वहीं रुक जाती है, उसकी आंखों में नफरत भरी है। एक मामूली मॉर्टल स्टेज का जानवर मुझ पर हमला करने आया है? तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम किस मुसीबत में फंसने वाले हो। राया पहले वार करती है। उसके पंजे बैंगनी रोशनी की तरह चमकते हैं और वो बिजली की रफ्तार से चलती है। एक ही वार भेड़िए को दूर फेंक देता है। वो अपना सिर गर्व से ऊंचा करती है, चेहरे पर जीत का संतोष है। अब तुम्हें डर का एहसास होगा। तुम्हारी किस्मत खराब है, मुझे कहीं और पहुंचना है। लेकिन जैसे ही वो खुद पर गर्व करने लगती है, हर तरफ से भेड़ियों के रोने की आवाजें गूंजने लगती हैं। दर्जनों विशाल भेड़िए बाहर निकलकर उसे पूरी तरह घेर लेते हैं। उनका सरदार अल्फा बाकी सबसे बड़ा है, जिसके बाल रात के आसमान जैसे काले हैं, एक ऐसा जानवर जो पीक मॉर्टल स्टेज पर है। राया का सीना अचानक भींच गया। वह हिसाब लगाते हुए अपनी भौहें सिकोड़ती है। फिर से भेड़ियों का झुंड। मैंने अभी अभी अपनी ऊर्जा खर्च की है। मेरा शरीर अभी भी कमजोर है।
इतने सारे भेड़ियों से निपटना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ मैं सिर्फ गंध के सहारे जंगल को चीरता हुआ आ रहा हूं। जो भी जानवर मेरी मौजूदगी महसूस करता है वो रास्ते से हट जाता है। तभी रूहानी बाज को कुछ गड़बड़ लगती है और वो खबर भेजता है, स्नोपॉ को भेड़ियों के झुंड ने घेर लिया है। मेरी आंखों में गुस्से की आग जल उठती है। मेरी रफ्तार और बढ़ जाती है और मैं काली बिजली की तरह दौड़ने लगता हूं। कमीने भेड़िए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम में से एक एक को काट डालूंगा। स्नोपॉ, हिम्मत रखना, डैडी बस पहुंचने वाले हैं। राया को बाघ की वो जानी पहचानी दहाड़ सुनाई देती है और उसका दिल बैठ जाता है। उसकी हालत तवे पर रखी चींटी जैसी हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, डैड करीब आ रहे हैं। ये सब इन बेवकूफ भेड़ियों की गलती है। एक भेड़िए ने मौका देखकर उस पर छलांग लगाई। राया ने अपनी घबराहट दबाई और एक ही वार में उसे दूर फेंक दिया। वो दांत पीसकर बुदबुदाई, मैं कसम खाती हूं, ये सब तुम गंदे भेड़ियों की वजह से हो रहा है। अल्फा भेड़िए ने मौका देखा। उसने झुंड को हर तरफ से हमला करने का इशारा किया और खुद चुपके से पीछे से वार करने के लिए खिसक गया। राया का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, एक और घात। जैसे ही अल्फा के पंजे उस तक पहुंचने वाले थे, एक विशाल काली परछाई वहां धमाके के साथ आई, जिसने अपनी जबरदस्त ताकत से सब कुछ हिला दिया। मैंने एक कड़कड़ाती दहाड़ मारी, अपना जबड़ा खोला और अल्फा की गर्दन दबोचकर एक ही झटके में उसे तोड़ दिया। मेरे पंजों के एक ही वार ने अल्फा भेड़िए के 2 टुकड़े कर दिए। राया ने वो जानी पहचानी परछाई देखी। उसकी आंखें लाल हो गईं और इससे पहले कि वो खुद को रोक पाती, उसके मुंह से निकला, डैड। झुंड ने अपने सरदार को पल भर में मरते देखा। गुस्से में वे सब मुझ पर झपटे, लेकिन मेरी आंखों में अब सिर्फ मौत का तांडव था। टाइटन क्लॉ जाग उठे। मैं दहाड़ते हुए उस झुंड को बेरहमी से चीरने लगा। तुम जानवरों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को घेरने की? आज तुम में से हर एक मरेगा। मैंने एक और दहाड़ मारी और खौफनाक नजर, ड्रेड गेज का इस्तेमाल किया। भेड़ियों की रूह कांप गई। उस दहशत ने उनकी हिम्मत तोड़ दी और वे जान बचाकर पागलों की तरह भाग निकले। मैंने ये पक्का किया कि स्नोपॉ को कोई चोट नहीं आई है और राहत की सांस ली, पर बिना बताए उसके भाग जाने की बात याद आते ही मेरा गुस्सा फिर भड़क उठा। स्नोपॉ, आखिर तुम कहाँ जाने की सोच रही थी? राया का दिमाग पूरी तरह दहशत में था। सब खत्म। डैड गुस्से में है। मैं उनसे लड़ नहीं सकती और उनसे तेज भाग भी नहीं सकती। उसने कुछ नहीं कहा, जिससे मेरा गुस्सा और बढ़ गया। इस बार तुमने हद पार कर दी है। तुमने गलती की और तुम्हें उसका दुख भी नहीं है। आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। मेरा पंजा उठा और तभी एक छोटी सफेद आकृति मेरे सीने से आकर चिपक गई। एक सिसकती हुई आवाज गूंजी, डैड, मुझे लगा मैं आपसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। वाह! स्नोपॉ फूट फूट कर रोने लगी। मेरा उठा हुआ पंजा हवा में ही थम गया। मैं पूरी तरह उलझ गया। मैंने अभी कुछ किया भी नहीं और ये पहले ही रोने लगी। क्या ये लड़कियों का कोई खास हुनर है जहां आंसू मांगते ही आ जाते हैं? राया अपनी गीली आंखों से देख रही थी। उसके नन्हे पंजे मेरे बालों को पकड़कर धीरे से खींच रहे थे। वो पूरी तरह से एक पीड़ित मासूम लग रही थी। डैड, मैं तो बस आपको ढूंढने निकली थी। मैं रास्ता भटक गई और गलती से यहां पहुंच गई, और फिर उन डरावने भेड़ियों ने मुझ पर हमला कर दिया। शुक्र है कि आप मुझे बचाने आ गए, वरना मैं आपसे कभी नहीं मिल पाती। राया मेरे सीने में दुबक गई। वो बेबस शिकार का नाटक बखूबी कर रही थी। हालांकि अंदर ही अंदर वो हिसाब लगा रही थी, न लड़ सकती हूं न भाग सकती हूं, सिर्फ मासूम बनकर ही खुद को बचा सकती हूं। वो मुझे अच्छी तरह जानती थी। बेबस बन जाओ तो वे पक्का पिघल जाएंगे और मुझे माफ कर देंगे। मेरी बाघिन आंखें उस पर टिकी थीं, मन में शक था। तुम मुझे ढूंढने आई थीं? मेरा दिमाग सवालों से भरा था। क्या वो जा नहीं रही थी? लेकिन फिर मैंने उसकी आंखों के कोनों में आंसू देखे और सारे सवाल शांत हो गए। राया का दिल घबराहट से धड़क रहा था, पर उसका चेहरा एकदम मासूम बना रहा। उसने अपनी सबसे मीठी और बच्चों वाली आवाज में जवाब दिया, बिल्कुल, मैं इतनी दूर और क्यों आती? मैंने पत्थर के पास बहुत देर तक इंतजार किया। आप वापस नहीं आए तो मैं आपको ढूंढने निकल पड़ी। मुझे नहीं पता था कि जंगल इतना बड़ा है। मैं खो गई और फिर वे गंदे भेड़िए आ गए। अगर आप सही समय पर ना आते तो आप मुझे फिर कभी नहीं देख पाते। मेरा चेहरा नरम पड़ते देख राया ने मौके का फायदा उठाया और अच्छी बेटी का नाटक जारी रखा। डैड, मैं वादा करती हूं कि मैं फिर कभी ऐसे नहीं भागूंगी। मुझे लगा मैं आपके पास वापस पहुंच ही नहीं पाऊंगी। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कहीं मुझे वो ब्लड पर्ल न मिल जाए जो वो छोड़ आई थी। उसे इतना सच्चा देख मुझे यकीन होने लगा। मेरा दिल बैठ गया। छोड़ो, चाहे वो मुझसे झूठ बोल रही हो या नहीं, जो मुझे डैड बुलाती है वो उम्र भर के लिए केन की बेटी है। मेरी आवाज धीमी पर नरम थी। ठीक है, अब रोना बंद करो। डैडी तुम्हें घर ले जा रहे हैं। राया ने राहत की सांस ली, मन ही मन खुश होते हुए। डैड अब भी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। खतरा टल गया।
अपनी चालबाजी कामयाब होने के बाद राया शान से मेरी पीठ पर चढ़ गई और किसी नन्हे पेंडेंट की तरह उस पर लटक गई। पत्थर के घर पहुंचकर राया ने उस सूअर की लाश देखी और तुरंत अपनी भूख का नाटक शुरू कर दिया। वह उछलती हुई उसके पास गई और बड़े प्यार से बोली, डैड, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप प्लीज मेरे लिए थोड़ा मांस भून सकते हैं? मैं प्यार से मुस्कुराया, ठीक है, यहीं रुको। राया ने मासूमियत से सिर हिलाया और जैसे ही मेरा ध्यान मांस धोने की तरफ गया, वो चुपके से घर के अंदर सरक गई ताकि वो ब्लड पर्ल छिपा सके। वो ब्लड पर्ल रक्तमोती जिसे वो पीछे छोड़ गई थी अब उसके किसी काम का नहीं था। भागने की उसकी कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। अगले कुछ दिनों में राया आदर्श व्यवहार की मिसाल बन गई। जब मैं ट्रेनिंग करता वो मेरे पास रहती, जब मैं शिकार पर जाता वो घर पर रहकर साधना कल्टीवेशन करती, यहाँ तक कि वो अपने नन्हे पंजों से मेरे बालों को संवारती और बड़ी मीठी आवाज में पूछती, डैड, क्या आपको अच्छा लग रहा है? एक दिन जब हम दोनों भुना हुआ मांस खा रहे थे, एक अजीब और मनमोहक खुशबू हवा में तैरती हुई आई जिसमें जादू का एहसास था। मेरी तेज नाक फड़कने लगी। मैंने सिर उठाकर आसपास का जायजा लिया। ये कैसी महक है? राया की नन्ही नाक भी हरकत में आई। उसने अपना सिर बगीचे की ओर घुमाया। मुझे लगता है कि ये उस बगीचे से आ रही है जो आपने ऊर्जा जागने से पहले बनाया था। पेड़ों को यहाँ वहाँ लगाकर बनाए गए उस बगीचे को देखकर राया के दिल में हलचल हुई। उसके अंदर एक छिपा हुआ रोमांच जाग उठा। क्या ये रूहानी फल, स्पिरिट फ्रूट्स हो सकते हैं? वो जानती थी कि ऊर्जा की जागृति के बाद पौधे भी बदल सकते हैं और ऐसी दुर्लभ चीजें पैदा कर सकते हैं जो ताकत बढ़ाने में सक्षम हो। राया की गोल बाघिन आंखें उम्मीद से भर गईं। डैड, चलिए चलकर देखते हैं। मैं भी उतना ही उत्सुक था। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, चलो देखते हैं। हम दोनों बगीचे में पहुंचे। एक गहरी और अनोखी खुशबू हमें सराबोर कर गई। फलदार पेड़ लहलहा रहे थे और फलों से लदे थे। राया की नज़र एक गहरे लाल रंग के फल पर जम गई और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। ब्लेज फायर फ्रूट। अपनी पिछली जिंदगी में महारानी होने के नाते उसने इसे तुरंत पहचान लिया। एक दुर्लभ अग्नि तत्व वाला रूहानी फल। राया मन ही मन हैरान थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डैड के बगीचे में ब्लेज फायर फ्रूट उगेगा। यह फल शरीर को तपाकर फौलाद बना सकता है और अग्नि तत्व की प्रतिभा को जगा सकता है। उसकी वायलेट फ्लेम ब्रीदिंग के लिए यह बिल्कुल सही मेल था। राया का दिल खुशी से झूम उठा। ब्लेज फायर फ्रूट की मदद से उसकी साधना की रफ्तार आसमान छूने वाली थी। उसने पूरे बगीचे में और भी दुर्लभ फल देखे, क्रिम्सन ब्लड फ्रूट, मिस्टिक कोर फ्रूट और भी बहुत कुछ। वो पेड़ों के बीच खुशी से उछलने लगी। उसने सोचा, अगर ये सारे फल उसके हो जाएं तो उसकी ताकत पलक झपकते ही बढ़ जाएगी।